हेलो एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन वाईसीटी ऑफिशियल। आज अपने इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल के अपने सबसे दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है बिल्डिंग स्टोन। इसी पर आज हमारी आपकी चर्चा होगी, इसी पर हमारी आपकी बातचीत होगी। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इस पूरे सीरीज का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हम थ्योरी पर बात करेंगे, आफ्टर देन इससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव आए हैं या जितने भी प्रश्न अभी तक एजेई एग्जामिनेशंस में आए हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हैं, वैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में बिल्डिंग स्टोन वाले टॉपिक का वेटेज कम है, लेकिन जहां भी जिस भी आरआरबी में यूपी में जहां भी आए हैं हम वो सारे प्रश्न एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है अपना बिल्डिंग स्टोन। क्या टॉपिक है? बिल्डिंग स्टोन, इमारती पत्थर। इसी पर बातचीत होगी। ठीक है, अच्छा, एक सबसे जरूरी सूचना है कि जो लोग हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उनके लिए अंग्रेजी की लाइन के जस्ट नीचे यहां हिंदी की लाइन लिखी हुई है और मैं बाइलैंग्वेली ही पढ़ाने का काम करूंगा, तो दोनों लैंग्वेज एक साथ चलेंगी। आई होप कि आप लोग को ये एक जो नया तरीका है ये पसंद आएगा कि भाई लैंग्वेज के चक्कर नहीं फंसेगा आपका। ठीक है, अच्छा चलिए, सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज बिल्डिंग स्टोन। व्हाट इज बिल्डिंग स्टोन, सबसे पहली बात यही आती है कि व्हाट इज बिल्डिंग स्टोन। तो जब आप कभी डीवी गुप्ता को पढ़ते हैं या रंगवाला साहब को पढ़ते हैं या इसके दुग्गल सर को पढ़ते हैं तो आपको एक पहली लाइन मिलती है कि स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग ऑफ रॉक, यानी पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, मान लिया कि पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं, चट्टानों को तोड़ लेंगे, पत्थर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर वो जो रॉक कह रहे हैं, जो चट्टान कह रहे हैं, वो क्या है जिसे तोड़कर हमें पत्थर प्राप्त करना है। मेरे दिमाग में पहली बात यही आई सर, आपने हमसे कह दिया कि साहब पत्थर जो है वो चट्टानों को तोड़कर हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि भाई ये रॉक है क्या जिसे तोड़कर आप पत्थर प्राप्त करेंगे, निर्माण कार्यों में इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो यही आती है कि व्हाट इज रॉक। जैसे ही व्हाट इज रॉक पर चर्चा करते हैं आप हमें बताते हैं कि साहब ऐसा है। अगर हम चर्चा करें तो ये पहला पॉइंट तो आपने बता दिया कि स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग ऑफ रॉक, पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम बात करते हैं कि साहब व्हाट इज रॉक, रॉक बताइए क्या है, रॉक बताइए क्या है, तो आप हमसे कहते हैं कि रॉक फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, यानी चट्टाने पृथ्वी की भू परिपटी का निर्माण करती हैं। हमने कहा ये क्या नई बात हुई, रॉक फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट। हमने कहा साहब हमने आपसे पूछा कि पत्थर क्या होते हैं, आपने कहा चट्टानों को तोड़कर प्राप्त करते हैं, मैंने मान लिया। आपसे आगे पूछा कि ये चट्टान क्या है जिसे तोड़कर पत्थर प्राप्त करना है, आपने कहा ये चट्टानें पृथ्वी की भू परिपटी का निर्माण करती हैं। हमने कहा साहब हम पूछ रहे हैं चट्टान है क्या और आप बता रहे हैं किसका निर्माण करती है। चलो मान लिया तुम्हारी बात कि चट्टानें पृथ्वी की भू परिपटी का निर्माण करती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये भू परिपटी है क्या, कहां देखने को मिलती है। अगर इसकी चर्चा करें हम तो आप जानते हैं कि अपने सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह और सूर्य, 8 ग्रह और सूर्य यही है, और सूर्य से ये तीसरा ग्रह अपना जो देखने को मिल रहा है यही अर्थ है। इसी को क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी बोलते हैं। सूर्य से ये तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह जिसे हम क्या नाम देते हैं? अर्थ नाम देते हैं। ठीक है, इसी अर्थ पर आप कह रहे हैं किसी अर्थ के भू परिपटी का निर्माण कौन करती है? चट्टानें करती हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया आपकी बात। अच्छा, बाकी ग्रहों पर क्या नहीं मिलते हैं? क्या चट्टानें मिलती हैं सर? बाकियों पर भी मिलती हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां चट्टानों का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। ठीक, फिलहाल आगे चलते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। अर्थ की बात आप कर रहे थे, तो अर्थ के बारे में अगर सबसे पहली बात करनी हो तो अर्थ के बारे में सबसे पहली बात आती है कि अर्थ का शेप क्या है। शेप क्या है? शेप बताइए। लगभग अर्थ का निर्माण 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है, ठीक है, हम मान लेंगे ये भी। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि अर्थ जो है साहब इसका सबसे पहले तो हमको शेप बता दो कि क्या शेप है। इस पर बड़ा विवाद रहा है। सबसे पहले अर्थ के शेप के बारे में चर्चा करने वाले साइंटिस्ट का नाम था स्ट्रैबो। क्या नाम था? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो नाम था, और स्ट्रैबो ने सबसे पहले आपको अर्थ के शेप के बारे में बताया, और बताया कि अर्थ का शेप ऑब्लैंग है। कैसा है? ऑब्लैंग है। ऑब्लैंग है यानी दीर्घायत है। क्या है? दीर्घायत है। दीर्घायत आकार उन्होंने बताया आपको कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लैंग है यानी दीर्घायत है। ये सबसे पहला आकार बताया अर्थ के शेप के बारे में। लेकिन जब थोड़ा हमारा आपका और इंटरेस्ट जगा अर्थ के शेप के बारे में जानने के लिए, तो कुछ विद्वानों का मत आगे चलकर जो एक हद तक बेहतर रहा, वो ये निकल के आया कि अर्थ का जो शेप है उसे हम ऑबलेट स्फेराइड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ऑबलेट स्फेराइड ऑफ रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ये उन्होंने अर्थ के शेप के बारे में, अर्थ के शेप को डिस्क्राइब किया इतने बड़े शब्द में। आप कहेंगे साहब ये ऑबलेट शब्द का क्या मतलब है? हमने कहा ये अर्थ का शेप पूरा स्फेरिकल नहीं है,
शुरुआती दौर में लोग कहते थे कि अर्थ का शेप संतरे जैसा है या फिर गोलाकार है। ये बात पूरी तरह गलत है। अर्थ का शेप ना गोलाकार है ना संतरे जैसा है। अर्थ का खुद का अपना एक विशिष्ट आकार है। उस विशिष्ट आकार को सबसे पहले डिफाइन किया था स्ट्रैबो में। ये लगभग एक हद तक इन्होंने सही बात बताई थी, लेकिन इसको और आगे चलकर और बेहतर तरीके से डिफाइन किया साइंटिस्टों ने और इसे एक नया नाम दिया, कहा ऑबलेट स्फेरॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। हमने कहा ये ऑबलेट स्फेरॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तब इन्होंने हमें बताया कि साहब जो ये अर्थ देखने को मिल रही ना, आप एक स्फेरिकल बॉल ले लीजिए और इस स्फेरिकल बॉल को क्या करिए, इस स्फेरिकल बॉल को आप ले लीजिए और इसको क्या करिए कि साहब इस स्फेरिकल बॉल को आप क्या करिए, ये रहा आपका स्फेरिकल बॉल वो। अच्छा, इस स्फेरिकल बॉल को क्या करना है आपको कि ऊपर की तरफ से क्या करना है, ऊपर की तरफ से क्या करना है साहब, ऊपर की तरफ से ऐसे चपटा कर दीजिए और तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ से साहब ये चपटा हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक डायामीटर, ये देखिए ये डायामीटर बढ़ गया और ये डायामीटर कम हो गया। इसका मतलब आप ये कहेंगे कि अर्थ का जो शेप है वो शेप कैसा है, ऑबलेट शेप है। ऑबलेट शेप मतलब एक स्फेरिकल शेप जो क्या है, पोल्स पर चपटा है और ध्रुवों पर ऐसे फैला हुआ है। यानी अर्थ को अगर बात करें तो अर्थ का जो शेप है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है और इसे हम नाम देते हैं ऑबलेट शेप। अच्छा, तो ऑबलेट शेप नाम देते हैं, इसका मतलब आप कहेंगे कि सर यहां त्रिज्या, ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इक्वेटर का। इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसे, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, बोल दिया हमने साहब। अब हमें एक चीज देखने को मिल रही है क्या कि ये डायामीटर और ये डायामीटर, आप इस डायामीटर की बात कीजिए, ये डायामीटर और ये डायामीटर, इसे बोलिए डायामीटर इक्वेटर का और इसे बोलिए डायामीटर किसका, पोल का। आप देखेंगे साहब इन दोनों डायमीटर्स में अंतर है और अंतर कितना है, 42.95 किलोमीटर का। कितने का अंतर है, यानी आप अर्थ के इक्वेटोरियल डाया माइनस पोलर डाया का अगर अंतर देखेंगे तो ये अंतर देखने को मिलता है 42.95 किलोमीटर। ठीक है, और इस शेप को हमने नाम दिया ऑबलेट। लेकिन अर्थ क्या करती है साहब, अपने इस शेप या अपने इस धुरी पर इंक्लाइंड एक्सिस पर क्या करती है, रोटेट भी करती है। इसीलिए हमने नाम दिया अर्थ के शेप को ऑबलेट स्फेरॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या नाम दिया, ऑबलेट स्फेरॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन नाम दिया साहब। ठीक है, ये नाम दे लेंगे हम लोग को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अब चर्चा का विषय क्या है, चर्चा का विषय क्या है कि साहब ये ऑबलेट स्फेरॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन नाम दे दिया आपने, लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संस्थान ने आपको एक नया नाम अर्थ के शेप को लेकर दिया जो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा आकार किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। इसीलिए अर्थ के नाम को इन्होंने एक नया और विशिष्ट नाम दिया, न्यू नेम दिया अर्थ के शेप को, और वो न्यू नेम क्या है, जियोइड है। जियोइड मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, आइड मतलब इसका खुद का आइडियल शेप, यानी पृथ्वी का अपना खुद का एक विशिष्ट आकार है और उस विशिष्ट आकार को हमने नाम दिया जियोइड। ठीक है, नाम दे दिया हमने। आप ये समझ गए कि भैया अर्थ का आकार ऐसा है, अर्थ जो है अपने सोलर सिस्टम में सन से तीसरा ग्रह है, यह भी समझ में आ गया। अब आते हैं इस बात पर कि जो आप हमसे कह रहे थे कि चट्टानें पृथ्वी की भू परिपटी का निर्माण करती हैं, वो क्या है। जब हम क्या करते हैं साहब, बात ध्यान से समझिए, जब हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को एक जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ले चलते हैं तो पृथ्वी में कुल देखने को आपको तीन महत्वपूर्ण परतें मिलती हैं। कितनी महत्वपूर्ण परतें मिलती हैं, तीन महत्वपूर्ण परतें आपको अर्थ में देखने को मिलती हैं। आप कहेंगे साहब कौन कौन सा, मैंने कहा सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी और सॉलिड परत, ये सबसे ऊपरी और ये सॉलिड परत जिसे आप देख रहे हैं, दिस सॉलिड लेयर इज नोन एज क्रस्ट। इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक, बात समझ गए। पहली लेयर है साहब ये सबसे ऊपरी परत पृथ्वी में जो देखने को मिले, दिस सॉलिड लेयर इज नोन एज क्रस्ट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, इस क्रस्ट के नीचे जस्ट नीचे एक पिघली हुई मैग्मा की लेयर है, जिस लेयर को हम नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर। आपको थोड़ी देर में मैं क्लियर कर दूंगा कि मैग्मा क्या है। ठीक, क्या नाम देते हैं, इस दूसरी लेयर को नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर ये नाम देते हैं। इस लेयर के जस्ट नीचे एक लेयर है जिस लेयर का नाम है साहब, इस लेयर के जस्ट नीचे एक लेयर है जिसका नाम है मेंटल। क्या नाम है, मेंटल। और सबसे भीतरी लेयर है, इसका नाम है कोर। क्या नाम है, कोर। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी, मैं बताता हूं। मेंटल को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, और कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर, एक आउटर कोर एक इनर कोर। तो हम अपर मेंटल लिख दिए, फिर हम लिखेंगे अब लोअर मेंटल, फिर इसके बाद आउटर कोर
और फिर सबसे भीतर इनर कोर, आईसी लिखा है, इनर कोर। अर्थ को अगर आप डिफाइन करें तो आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी में ये 3 लेयर्स देखने को प्रमुख तौर पर मिलती हैं आपके लिए। ये दूसरी लेयर जिसका नाम है मेंटल, और ये तीसरी लेयर जो हमें देखने को मिली, दिस इज थर्ड लेयर। ऐसे नहीं डिफाइन करते, ऐसे कर देते हैं। ये जो तीसरी लेयर आपको देखने को मिल रही है, दिस थर्ड लेयर इज नोन एज, ये दोनों लेयर मिलके क्या कहलाती हैं, दिस इज नोन एज कोर। क्या कहेंगे आप इसे, कोर कहेंगे। ठीक, अच्छा, तो आपको पृथ्वी का आकार समझ में आ गया। पृथ्वी पर यह समझ में आ गया कि साहब ये पृथ्वी के 3 लेयर्स कौन कौन से हैं, एक तो क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक, ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, यहां समझिएगा ये एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन मैग्मा लेयर है, मोल्टेन मैग्मा लेयर है। आप ये समझते रहिएगा कि साहब ये स्थिति देखने को मिलती है। अब चर्चा का विषय वो था कि भाई हम तो चट्टान पढ़ रहे थे, कहां घुस गए पृथ्वी का सेब पढ़ने पर। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक एक शब्द आपको क्लियर कर समझ में आएगा। मतलब हम क्या चर्चा कर रहे थे, हमने चर्चा किया कि भाई ऐसी बात कर लेते हैं हम कि आपने सबसे पहले हमसे कहा पत्थर क्या है, हमने कहा चट्टानों को तोड़कर प्राप्त होते हैं। आपने पूछा चट्टानें क्या हैं, मैंने कहा चट्टानें पृथ्वी की भू परिपटी अर्थ क्रस्ट का निर्माण करती है। हमने अर्थ के बारे में थोड़ी बात आपसे कर ली और आपको बताया कि चट्टानें किसका निर्माण करती है, अर्थ क्रस्ट का। अच्छा, ये अर्थ क्रस्ट अब है क्या, सवाल ये था। तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई पृथ्वी को जब हम सामान्य वर्गीकरण के तहत ले चलते हैं तो पृथ्वी में हमें कुल 3 लेयर देखने को मिलती हैं। मैं जनरली ऐसे लिख रहा हूं, पहली सॉलिड लेयर इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, दूसरी लेयर को मेंटल, तीसरी लेयर को कोर। और ये पहली सॉलिड लेयर जो है यही चट्टानों से बनी है, इसी को तोड़कर हम पत्थर प्राप्त करते हैं। ठीक है, सब मान लिया हमने। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमको बताइए ना सर कि कितनी गहराई तक देखने को मिलती है, हमें कितनी गहराई तक देखने को मिलती है, ये थिकनेस कितनी है इस क्रस्ट की, थोड़ा हमें इस बारे में बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। अगर इस बारे में बात करें अगर हम लोग, तो हम यहां चल के कह सकते हैं कि साहब ये जो आपको क्रस्ट देखने को मिल रहा है, अगर इस क्रस्ट की बात करो, डेप्थ वाइज बात करो, तो मैं पूरा डेप्थ वाइज बात करने के लिए एक काम करता हूं, यहां से एक सेक्शन ऐसा कट कर लेता हूं, ऐसा सेक्शन कट कर लेता हूं और इस सेक्शन को हम अलग से बना लेते हैं। अगर इस सेक्शन को आप अलग से बनाते हैं तो ये सेक्शन आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। और ये ऊपरी सबसे सॉलिड लेयर जिसकी आप बात कर रहे थे, ये सॉलिड लेयर, सबसे ऊपरी सॉलिड लेयर, यही लेयर जिसकी गहराई 0 से 33 किलोमीटर तक है, 0 से 33 किलोमीटर तक है, यही लेयर क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। बात ध्यान से समझ में आई। अच्छा, इस लेयर की मोटाई समुद्र में, हाँ, या समुद्र की तली पे 5 से 10 किलोमीटर भी हो सकती है और धरातलीय क्षेत्र में 33 किलोमीटर तक भी मोटी लेयर हो सकती है। इस लेयर के जस्ट नीचे मोल्टेन मैग्मा की लेयर है, मोल्टेन मैग्मा की लेयर। एंड ये लेयर जो है 33 से 290 किलोमीटर तक है। कहां तक है, 33 से 290 किलोमीटर तक है। और इस लेयर को नाम देते हैं हम एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर नाम देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इस लेयर के जस्ट नीचे मिलता है हमको अपर मेंटल। क्या मिलता है, अपर मेंटल, अपर मेंटल, यूएम लिख रहा हूं मैं। अपर मेंटल देखने को मिलता है कहां से, 290 से 680 किलोमीटर तक। कहां से, 290 से 680 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। इसके जस्ट नीचे जो हमें लेयर देखने को मिलती है, दैट इज लोअर मेंटल, 680 से 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। इसके नीचे हमें देखने को मिलता है पृथ्वी का सबसे भारी क्षेत्र। और यहां पर जहां पर 13.2 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी चली जाती है साहब, 13.2 तक चली जाती है, इतना ज्यादा भारी है ये। तो साहब यहां देखने को मिलता है इसका पहला भाग जिसे हम आउटर कोर बोलते हैं, 2900 से 4500 किलोमीटर तक। और सबसे भीतरी भाग जिसे हम इनर कोर कहते हैं, 4500 से 6400 किलोमीटर तक हमें ये लेयर देखने को मिलती है। यानी अपनी डेफिनेशन में अगर हम लोग आए तो हमको ये समझ में आ गया कि साहब ये जो चट्टानें हम जिनकी बात कर रहे थे, चट्टानें इसी क्रस्ट का निर्माण करती हैं, इसी क्रस्ट का निर्माण करती हैं। ये ऊपरी सबसे सॉलिड लेयर जिसका निर्माण चट्टानें करती हैं। यानी वो डेफिनेशन जो मैं आपसे कह रहा था, रॉक फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि चट्टानें इसी क्रस्ट, इसी भूपरिपटी का निर्माण करती हैं, जो कि एक सॉलिड लेयर है। कैसी लेयर है, सॉलिड लेयर है साहब। कैसी लेयर है, सॉलिड लेयर है, सॉलिड लेयर है। और इसी को तोड़कर हम पत्थर प्राप्त करते हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। सवाल यह था कि चट्टानें हैं क्या, और आपने मुझे बताया कि चट्टानें किसका निर्माण करती हैं। मैंने मान लिया कि साहब चट्टानें चलो पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण करती हैं, जिसकी मोटाई 0 से 33 किलोमीटर है। समुद्री क्षेत्रों में या समुद्र की तली पर इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक भी हो सकती है। मैंने ये बात मान ली आपकी। लेकिन ये जो सारा अध्ययन आप चट्टानों से संबंधित कर रहे हैं, चट्टानों से संबंधित जो सारा अध्ययन कर रहे हैं आप,
सारा का सारा अध्ययन कि चट्टान कैसे बनती है, उसमें उसका क्या मिनरल कंपोजिशन होता है, कहाँ पाई जाती है, यह सब साइंस की एक विशिष्ट ब्रांच में पढ़ा जाता है, जिस ब्रांच का नाम है पेट्रोलॉजी। क्या नाम है साहब? पेट्रोलॉजी नाम है। पेट्रो एक ग्रीक वर्ड है, पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें पेट्रो का मतलब होता है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, हाँ जी, चट्टान, और लॉजी का मतलब होता है लॉजिकल स्टडी। क्या होता है? लॉजिकल स्टडी, यानी चट्टानों का लॉजिकली स्टडी करना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। और इसी ब्रांच के अंतर्गत, साइंस की इसी ब्रांच के अंतर्गत आप लोग क्या करते हैं? रॉक्स का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम दूसरा स्टेटमेंट दें कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बता दीजिए कि भैया पेट्रो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉक, लॉजी भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लॉजिकल स्टडी, यानी चट्टानों का तर्कपूर्ण अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। और यही साइंस की वो ब्रांच है जो चट्टानों से संबंधित सारी जानकारी आपको मुहैया कराती है। तो इतनी बात तो हमारी आपको हुई। मैंने आपसे पूछा था चट्टान है क्या, और आपने मुझे इतना घुमा फिराकर जवाब दिया कि रॉक फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, चट्टानें पृथ्वी की भूपरिपटि का निर्माण करती हैं, इन्हीं को तोड़कर हम पत्थर प्राप्त करते हैं। या आपने आगे चलकर मुझे बताया कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? चट्टानों का अध्ययन करते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं साहब, वो ब्रांच पेट्रोलॉजी कहलाती है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चट्टानों का तर्कपूर्ण अध्ययन। यानी पेट्रो मतलब होता है रॉक, लॉजी मतलब होता है लॉजिकल स्टडी। आपने ये बात हमें बताई, अभी तक मुझे वो क्लियर जवाब नहीं दिया आपने कि साहब हमें एक बात बताइए, ये रॉक है क्या? आपने मुझे ये बताया कि अर्थ के क्रस्ट का निर्माण करते हैं, अब मैंने मान लिया, लेकिन है क्या ये तो बताओ। मैंने कहा साहब ये बताने के लिए हमें आपको चलना पड़ेगा थोड़ा और पीछे आप कहेंगे कहां? मैंने कहा 13.7 अरब वर्ष पूर्व चलना पड़ेगा। आपने कहा साहब 13.7 अरब वर्ष पूर्व चले? हमने कहा 13.7 अरब वर्ष पूर्व चलना पड़ेगा हमको 13.7 अरब वर्ष पूर्व। आप कहेंगे कैसे सर, इतने पीछे कैसे? मैंने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो इसका मतलब हमें आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, और इस पृथ्वी के वो क्रस्ट जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, और उसमें क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, वो बनी कैसे है, किस चीज की बनी है, ये तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, मतलब हमें आपको कहां चलना पड़ेगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरफ चलना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तरफ। लेकिन उसके पहले हम अर्थ का एनाटॉमी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जो मैंने आपको भी बताया था। अच्छा, तो आपने बता दिया कि सबसे ऊपरी लेयर दिस इज क्रस्ट, इसके नीचे मोल्टन मैग्मा लेयर एस्थेनोस्फीयर, इसके नीचे मेंटल, इसके नीचे कोर, और सबसे भीतर में सबसे भारी दैट इज इनर कोर। क्या बोला आपने? इनर कोर। तो ये जानते रहिएगा कि अर्थ का ऐसा ही भाग चलता है। एक चीज और आपको जाननी है जो मुझे लगता है वो मैं बता देता हूं कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर सागर महासागर सब जिस पर है उस परत का एक विशेष नाम है, उस सॉलिड लेयर का एक विशेष नाम है। अर्थ का वो सॉलिड सबसे ऊपरी परत, उसका एक विशेष नाम है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। यहां चर्चा का विषय आया तो मैंने आपको ये बता रखी है कि साहब क्या हिसाब किताब चलेगा, मैंने ये पूरी लेयर का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ठीक, अच्छा, अब आइए तो ये चर्चाएं आप करते रहिएगा, जानते रहिएगा कि अर्थ ऐसा दिखता है। सबसे भीतर में क्या है? एक कट लगाकर देखा, सबसे भीतर इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, अपर मेंटल, आफ्टर देन एस्थेनोस्फीयर, ये देखिए। और सबसे ऊपर जो है आपकी वो सॉलिड लेयर क्रस्ट, जिसका निर्माण चट्टानें करती हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? साहब हमें आपको थोड़ा सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कॉम्टे दी बफन। क्या नाम था? कॉम्टे दी बफन। मतलब अगर हम लोग चर्चा में चलें तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड और अर्थ की उत्पत्ति से संबंधित, ये आपके लिए नहीं है, बस इसमें से कुछ चीजें आपके लिए मैंने बनाई है। हाँ, ब्रह्मांड और अर्थ की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहली तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कॉम्टे डी बफन। कॉम्टे डी बफन सबसे पहले इन्होंने ही आपको बताया कि साहब कॉम्टे डी बफन इन्होंने बताया कि साहब जो अर्थ है या ये ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। सबसे पहले इन्होंने 1749 में बताया था। कब बताया था? 1749 में। लेकिन इनकी परिकल्पना इतनी शुद्ध नहीं हो पाई, इतनी परिशुद्ध नहीं रही। इसके बाद अर्थ की उत्पत्ति के संबंधित जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की गैसियस हाइपोथेसिस आई, या आप कह सकते हैं कि साहब
इस हाइपोथेसिस को एक नया नाम दिया था, गैसियस हाइपोथेसिस को। आगे चलकर लाप्लास ने इसे संशोधित करके एक नया नाम दिया और लाप्लास ने भी इसके बारे में चर्चा की। इमैनुअल कांट का सबसे पहले, मतलब कॉम्टे डी पफन के बाद इमैनुअल कांट, और इमैनुअल कांट के बारे में बाद में 1796 में लाप्लास ने इसे संशोधित करके क्या नाम दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस नाम दे दिया। तो ठीक है साहब, हम दे लेंगे ये सारा नाम, लेकिन इन सारे सिद्धांतों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सबसे सटीक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का नाम है द बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? द बिग बैंग थ्योरी। इस सिद्धांत को, बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, आपके दिमाग में ये बात भी आएगी। तो साहब ये जो आप सिद्धांत देख रहे हैं जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। इस बिग बैंग थ्योरी की बात करें हम, क्या नाम है साहब? बिग बैंग थ्योरी। इसकी बात करें तो ये बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? अगर इसकी चर्चा करें आप तो बता सकते हैं कि साहब ये बिग बैंग थ्योरी जो है, हाँ, ये बिग बैंग थ्योरी ये सबसे सटीक तरीके से ब्रह्मांड की व्याख्या करने का अब तक का सबसे सटीक तरीके से व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में दिया था। कब दिया था? 1927 में। इस सिद्धांत को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कुछ लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, बात समझ में आ रही है? इस नाम से भी लोग इसे जानते हैं। तो ठीक है, थोड़ा इस सिद्धांत को जान लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है और बाकी चीजें कैसे चल रही हैं। ठीक, सबसे पहले इन्हीं ने इस बारे में बात की कि यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें की और आपको बताया कि साहब ऐसी स्थिति चल रही है। ठीक, अच्छा, अब आते हैं हम इस बारे में कि करंट अंडरस्टैंडिंग में अगर हम देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहला, सबसे सटीक सिद्धांत जो है वो है कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी को हम, आप अगर समझना चाहें तो बिग बैंग थ्योरी को कह सकते हैं कि इसे दिया किसने था? तो इसे दिया था किसने साहब? जॉर्ज लेमेंटियर ने। कब दिया था इन्होंने? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने इस सिद्धांत को दिया था हमें, आपको 1927 में। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे लोग, हबल के आने के बाद तो ये सिद्धांत, एडविन हबल, इन्होंने इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके आने के बाद तो साहब इस सिद्धांत का एक नया नाम पड़ा, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। और ये खूब प्रचार प्रसार हुआ इस सिद्धांत का, और ये सबसे सर्वमान्य सिद्धांत आज तक का माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। फिलहाल उस बात पे हम बाद में चलेंगे, आते हैं थोड़ा इस चर्चा पर कि क्या है ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो इन्होंने इसमें थोड़ा बताया, क्या बताया कि शुरुआती दौर में मतलब कब? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, इतने साल पहले, अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, 13.7 अरब वर्ष पूर्व पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान केवल एक बिंदु पर केंद्रित था, एक जगह पर केंद्रित था। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे क्षेत्र में पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान केंद्रित था। और इस पॉइंट को, जहां पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान केंद्रित था, जिसका घनत्व अनंत था, दाब अनंत था, साहब ऐसी स्थितियां हैं, इन्फिनाइट मास वाला ये पॉइंट, साहब इसको हमने नाम दिया सिंगुलरिटी। क्या नाम दिया? सिंगुलरिटी नाम दिया। यानी आज से 13.7 वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित था, जिस बिंदु का नाम है सिंगुलरिटी। और फिर किन्हीं कारणों बस इसी छोटे से बिंदु में या इसी छोटे से क्षेत्र में एक महाविस्फोट होता है, और उस महाविस्फोट के बाद ही ग्रहों, उपग्रहों इत्यादि का निर्माण होता है। फिलहाल मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ रॉक पढ़ना है, लेकिन जानना यह है कि उस रॉक में आखिर क्या चीजें हैं। जब ये महा एक्सप्लोजन होता है, बिग बैंग होता है, तो इस बिग बैंग के जस्ट बाद आप ऐसे समझिए कि इस बिग बैंग के जस्ट बाद साहब स्थिति ये आती है कि जैसे ही ये बिग बैंग होता है, इसके तीसरे मिनट में, थर्ड मिनट में, यानी बिग बैंग के तीसरे मिनट के बाद, बिग बैंग हो जाने के 3 मिनट बाद, ये ब्रह्मांड में ये पूरा पदार्थ ऐसे फैलना शुरू करता है। और लगभग 3 मिनट बाद ब्रह्मांड में पहले परमाणु का निर्माण होता है, एटम का निर्माण होता है। यानी बिग बैंग के 3 मिनट बाद किसका निर्माण होता है? फर्स्ट एटम। किसका निर्माण होता है? फर्स्ट एटम का निर्माण होता है। और अब ये फर्स्ट एटम का निर्माण हो चुका है, और ये पूरा ब्रह्मांड ऐसे लगातार फैलता जा रहा है, तो साहब आगे चलकर स्थिति हमें आपको ये देखने को मिलती है कि साहब आगे चलकर ये जो एटम्स बने हैं, ये एटम्स भी स्टेबल नहीं थे, तो किन्हीं अन्य एटम्स के साथ रासायनिक क्रिया करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो हैं साहब, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक नए
सबसे स्टेबल पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मिनरल। क्या नाम है? मिनरल नाम है, खनिज नाम है। और ये जो चट्टानें बनती हैं आपकी जो ये चट्टानें बनती हैं साहब, जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये चट्टानें इन्हीं मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है और इन्हीं के कूलिंग और कंडेंसेशन से बनी है। यानी अगर सरल भाषा में बात करो तो आप ये कह सकते हैं कि रॉक, आप पूछ रहे थे ना क्या है, तो मैं बता रहा हूं कि रॉक जो है, ये जो मिनरल्स प्रकृति में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिनरल्स हैं, इन मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है, यानी प्राकृतिक समूहन है। यानी सरल भाषा में बात कहें आप तो आप ये कह सकते हैं कि ये चट्टानें खनिजों के प्राकृतिक रूप से एकत्रित होकर, ठंडे होकर सॉलिड रूप धारण करने की वजह से बनी है। यानी यहां डेफिनेशन आप ये दे पाएंगे कि साहब रॉक इज नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, यानी चट्टानें जो है ये खनिजों का प्राकृतिक समूहन है। और खनिज क्या है? खनिज का निर्माण अणुओं और परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से होता है। प्रकृति में आज तक 20,000 से भी अधिक प्रकार के मिनरल अवेलेबल हैं। 20,000 से भी अधिक प्रकार के मिनरल अवेलेबल है, बात जानते रहिएगा। और इन्हीं मिनरल्स के नेचुरल एग्रीगेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन से जो सॉलिड रूप हमें मिलता है, ठोस परत बनती है, अर्थ की सबसे ऊपरी परत बनती है, उस परत का नाम है क्रस्ट। और चट्टानें इसी क्रस्ट का निर्माण करती हैं। दूसरी भाषा में अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि रॉक जो है ये मिनरल्स का, खनिजों का प्राकृतिक समूहन है। प्राकृतिक समूहन यानी नेचुरल एग्रीगेशन है। आप बात समझ में आ गई होगी आपको। आई होप क्या बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस बात पर, प्रकृति में 20,000 से भी ज्यादा प्रकार के मिनरल हैं और हर मिनरल दूसरे मिनरल से भौतिक या रासायनिक रूप से पर्याप्त गुणों में भिन्नता दिखाता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मिनरल का अपना भौतिक और रासायनिक गुण होता है, और जिस चट्टान में जिस मिनरल की अधिकता होगी वह चट्टान उसी मिनरल का गुण दिखाएगी। यानी सरल भाषा में मैं कहूं तो द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक डिपेंड्स ऑन मिनरल अवेलेबल एंड देयर परसेंटेज। यानी चट्टानों के भीतर उपस्थित खनिजों की मात्रा और खनिजों के प्रकार के आधार पर ही चट्टानों का गुण निर्धारित किया जाता है। प्रकृति में 20,000 से भी ज्यादा प्रकार के मिनरल हैं, जिसे हम रॉक मिनरोलॉजी में आगे चलकर पढ़ेंगे। बात समझ गए? तो ये कहानी यहां तक की है। अब चर्चा का हमारे अगले विषय है कि साहब ये सब तो आपने हमें बता दिया, अब हमें ये बताइए कि चलिए मान लिया आपकी बात कि जो रॉक है ये मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है, मैंने ये सारी बात आपकी मान ली है। अब मुझे ये बताइए कि ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। मैंने कहा चट्टानों का वर्गीकरण हम कई आधारों पर करते हैं। कई आधार क्या? वो 4 प्रमुख आधार हैं। पहला आधार है कि किस रॉक में कितने मिनरल हैं, इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा हम करते हैं कि उन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे है, उस आधार पर भी हम कर सकते हैं। तीसरा हम करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, और चौथा करते हैं केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, चट्टानों का वर्गीकरण। और अगर चट्टानों के वर्गीकरण की हम बातचीत करें तो चट्टानों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल, उपलब्ध खनिजों के आधार पर। दूसरा करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चट्टानों का किया जाने वाला वह वर्गीकरण है जो चट्टानें उत्पन्न कैसे हुई है इस बात पर आधारित है। अगला है हम करते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और चौथा हम क्लासिफिकेशन करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, वैज्ञानिक वर्गीकरण या रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। और इन 4 आधारों पर ही चट्टानों का वर्गीकरण हम प्रमुख तौर पर करते हैं। यानी आई होप कि आपको यह टर्म समझ में आ गया हो कि स्टोन क्या है। स्टोन क्या है साहब? चट्टानों को तोड़कर प्राप्त करते हैं। चट्टानें क्या है? चट्टानें पृथ्वी की भू परिपट्टी का निर्माण करती हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का, मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है। और प्रत्येक रॉक या ऐसे कह लीजिए कि प्रत्येक खनिज का भौतिक और रासायनिक गुण या भौतिक और रासायनिक गुणों में पर्याप्त भिन्नता होती है। मतलब एक खनिज दूसरे खनिज से बहुत डिफरेंट है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर। आगे चलकर अगर हम बात करें तो इन्हीं में जो मिनरल्स हैं, इन्हीं से चट्टान बनेगी, इन्हीं के नेचुरल एग्रीगेशन से चट्टान बनेगी। और जिस चट्टान में जो मिनरल अधिक होगा साहब चट्टान उसी मिनरल का गुण दिखाएगी। बात समझ गए? अच्छा, अब चट्टानों के वर्गीकरण की बात आती है, और अगर वर्गीकरण की बात आती है तो चट्टानों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। पहला आधार जो चलता है वो है उपलब्ध खनिजों के आधार पर, ठीक, इसे हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल। दूसरा कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर, तीसरा कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, और चौथा जो कहते हैं वो केमिकल क्लासिफिकेशन या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ये 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। ये चारों आधार ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानने हैं, समझने हैं। ठीक,
आई होप कि आपको यहां तक की बात समझ में आई हो। अब मुद्दा ये है कि ये मिनरल्स के बारे में हमें कहां पढ़ने को मिलेगा। तो रॉक मिनरोलॉजी नाम का एक विज्ञान की शाखा है, उसमें चलकर हम लोग मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या मिनरल का कंपोजिशन होता है, यह सब हम वहां पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन हमारा मूल अभी जो बात करने का मन है वो है रॉक और रॉक के वर्गीकरण पर। तो रॉक का ये 4 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। अब हम सबसे पहले वर्गीकरण की बात करेंगे, और सबसे पहला वर्गीकरण जो है अपना, सबसे पहला वर्गीकरण अगर इसकी बात करिए तो हम इस वर्गीकरण के तहत बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल, उपलब्ध खनिजों के आधार पर। तो साहब इस आधार पर चट्टाने जो है, रॉक जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मोनोमिनरलिक और दूसरा होता है पॉलीमिनरलिक। मतलब वह चट्टान जो केवल और केवल एक ही खनिज से बनी है, साहब उस चट्टान को हम नाम देते हैं एकल खनिजीय चट्टान या मोनोमिनरलिक रॉक। क्या नाम देते हैं? मोनोमिनरलिक रॉक। और वो चट्टाने जो एक से अधिक यानी 2, 3, 4, 10, 10,000, 10 लाख, पता नहीं, एक से अधिक है, बस एक से अधिक खनिजों से बनी है, वह चट्टान पॉलीमिनरलिक रॉक कहलाती है। यानी अगर हम पहली चर्चा करें तो हम बोलते हैं मोनोमिनरलिक रॉक और दूसरी को बोलते हैं पॉलीमिनरलिक रॉक। मोनोमिनरलिक का मतलब एक ही मिनरल से मिलकर बनी चट्टान है, रॉक है, आप इसे मोनोमिनरलिक रॉक कहेंगे। और इसके 3 सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। पहला है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। दूसरा है क्वार्ट्ज सैंड, तीसरा है डोलोमाइट और चौथा है कायोलिन। क्या है? कायोलिन। ये चारों उदाहरण आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है साहब, आपको ये चारों उदाहरण पढ़ लेने चाहिए, ये चारों उदाहरण। ठीक, अच्छा, इन चारों के अलावा प्रमुख तौर पर और भी है, लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कुछ और चट्टाने हैं, जैसे ग्रेनाइट है, मार्बल है, बेसाल्ट है, यह सब पॉलीमिनरलिक है जो एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनी है। जैसे ग्रेनाइट की ही बात ले लीजिए तो ग्रेनाइट साहब 3 प्रमुख खनिजों से मिलकर बना है, क्वार्ट्ज, फेल्सपर, माइका। 3 मिनरल हैं जिनसे ग्रेनाइट का कंपोजिशन बनता है। क्वार्ट्ज के कारण ही ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। बात समझ गए? तो ये ऐसी स्थिति हमें आपको समझ में आ रही है। यानी अगर हम उपलब्ध खनिजों के आधार पर बात करें तो रॉक 2 प्रकार की होगी, एक मोनोमिनरलिक, एक पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक का मतलब वह चट्टान जो केवल एक ही खनिज से मिलकर बनी, दैट इज मोनोमिनरलिक, और जो एक से ज्यादा से मिलकर बनी है वो है पॉलीमिनरलिक। मोनोमिनरलिक रॉक में सबसे बड़ा उदाहरण जो आता है, जो खूब पूछा जाता है, दैट इज जिप्सम। दूसरा उदाहरण है क्वार्ट्ज सैंड, सैंड नहीं, क्वार्ट्ज सैंड, बात याद रखिएगा। अगला है डोलोमाइट और अगला है कायोलिन। ये मोनोमिनरलिक रॉक के उदाहरण हैं। अगली बात करें अगर हम पॉलीमिनरलिक की, तो उसमें ग्रेनाइट, मार्बल, बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिस, ये सब किस में चलेंगे? पॉलीमिनरलिक। अब एक बात यहां हमें आपसे करनी है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जिप्सम जो है ये रॉक भी है और मिनरल भी है। अब कहेंगे सर कैसे? हमने कहा एक ही खनिज है, आप इसे मन कहे तो रॉक कहिए और मन कहे तो मिनरल। आपने कहा सर आपका मन कब कहेगा कि इसे रॉक कहूं, कब कहेगा कि जिप्सम को हम मिनरल कहूं, कब कहेगा भाई? हमने कहा जो विकल्प उपस्थित होंगे हमारे प्रश्न में, उसके आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि हमें इस जिप्सम को क्या कहना है, रॉक कहना है या इस जिप्सम को मिनरल कहना है। क्योंकि यह जिप्सम दोनों की तरह है, मोनोमिनरलिक रॉक भी है और जिप्सम भी है, मिनरल भी है। कैसे? एक ही खनिज है, मिनरल कह दीजिए, या एक ही खनिज से बनी चट्टान है, मोनोमिनरलिक रॉक कह दीजिए। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे अवेलेबल है, उस आधार पर हम ये वर्गीकरण करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा वर्गीकरण समझ में आया हो, पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया हो। नेक्स्ट चर्चा का जो विषय है दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ जियो वो अंबानी साहब वाला नहीं है, यहाँ जियो का मतलब होता है GEO, यानी जिसका शेप जियोइड है, कौन? अर्थ, और उसका लॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उस पर उपस्थित चट्टानों का लॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण, आप इसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये वर्गीकरण पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है इस बात पर आधारित है। यानी हम कहें तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड है ओरिजिन ऑफ रॉक पर, चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बात पर निर्भर करता है, ओरिजिन ऑफ रॉक पर। यानी हम कह सकते हैं कि चट्टानों का भूगर्भी या भूवैज्ञानिक वर्गीकरण निर्भर करता है कि चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस वर्गीकरण के तहत चट्टानें 3 प्रकार की देखने को मिलती है, रॉक 3 प्रकार की देखने को हमें आपको मिलती है। आप कहेंगे साहब कौन कौन सी? मैंने कहा पहली देखने को मिलती है इग्नियस रॉक। कौन सी देखने को मिलती है? इग्नियस। दूसरी देखने को मिलती है सेडिमेंट्री। तीसरी देखने को मिलती है मेटामॉर्फिक, यानी पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी या तलछटी चट्टान, तीसरी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब मुद्दा यह है कि सर ये आग्नेय चट्टान है क्या, मुझे थोड़ा समझाइए, मुझे थोड़ा बताइए। हमने कहा चलो देर नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आग्नेय चट्टानों की बात करूं तो सबसे पहली बात जो आती है, इग्नियस शब्द जो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अग्नि से उत्पत्ति। क्या मतलब होता है?
अग्नि से उत्पत्ति। बात समझ रहे हैं? अग्नि से उत्पत्ति। ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर। आप कहेंगे सर अग्नि से उत्पत्ति मतलब आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है? मैंने कहा नहीं भाई, आप बात को थोड़ा अलग वे में समझो। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि पृथ्वी का एक और डेफिनेशन चलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। शुरुआती दौर में ये डेफिनेशन बड़ा पॉपुलर था। क्या क्या डेफिनेशन है? लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है, इधर देखो, पृथ्वी जो है ये सूरज से टूटा आग का गोला था। क्या कहते थे? सूरज से टूटा आग का गोला था। कौन? अर्थ। हाँ जी, यही कहते थे कि पृथ्वी सूरज से टूटा आग का गोला है। आग का गोला है, ये क्या बात हुई भाई? सूरज से टूटा आग का गोला है मतलब क्या कहानी, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा साहब आग का गोला है, इसका मतलब यहाँ कुछ दिक्कत है। आपको पता है कि आग का गोला है तो मतलब अगर हम आंखों से देख रहे हैं आग का गोला जैसा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी विजिबिलिटी को बाधित कर रहे हैं। और ये पदार्थ कुछ और नहीं थे, यह पदार्थ पिघली हुई अवस्था में वही मिनरल्स थे जिसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और इसका तापमान अत्यधिक होने के कारण हमने इसे नाम दे दिया आग का गोला। ऐसे समझो आप। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि साहब ये जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ये शुरुआती दौर में पृथ्वी, लोग यही कहते थे कि पृथ्वी सूरज से टूटा आग का गोला है, तो इस गोले में कुछ तो रहा होगा। क्या था भाई? पिघली हुई अवस्था में मैग्मा था जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और पूरा सब्सटेंस किस स्टेट में था? पिघली हुई अवस्था में था। पिघली हुई अवस्था में था। ठीक है, तो मान लिया हमने पिघली हुई अवस्था में रहा होगा, पिघली हुई अवस्था में रहा होगा, मैंने मान लिया। अब साहब अपना ये सवाल आता है कि ठीक है पिघली हुई अवस्था में था और ये पिघली हुई अवस्था में जो पदार्थ इसके भीतर था वह पदार्थ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स थे जिन्हें हम मैग्मा कहते हैं। और ये अर्थ का टेम्परेचर, ये देखो, यही पूरा पिघली हुई अवस्था में वह पदार्थ था। और यह पदार्थ क्या कहलाता था? यही पदार्थ आगे चलकर क्या कहलाया? मैग्मा कहलाया। क्या कहलाया? मैग्मा। यानी मैग्मा को परिभाषित करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस इन मोल्टेन स्टेज। पिघली हुई अवस्था में चट्टानी पदार्थ जो है उसी को हम क्या नाम देते हैं? मैग्मा नाम देते हैं। अब अर्थ की यहां बात करो साहब, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सारा पदार्थ पिघली हुई अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया? भारी पदार्थ कहां? तली पर बैठते चले गए। भारी पदार्थ कहां बैठते चले गए? तली पर, यानी भीतर ऐसे केंद्र की तरफ इकट्ठा होते चले गए। और जो हल्के पदार्थ थे वो कहां? इधर सतह की तरफ इकट्ठा होते चले गए। और सबसे हल्की थी इनमें गैसें। क्या थी? गैसें। जो गैसें इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों तरफ ऐसे इकट्ठा हो गई और निर्माण किया एटमॉस्फेयर का। हाँ, सबसे ऊपर किसका निर्माण किया? इस गैसियस लेयर का, जिसका नाम हमने दे दिया एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर क्या है? अगर आप डिफाइन करो कि एटमॉस्फेयर क्या है तो मैक हाउस, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है मैक हाउस, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का वह पतला आवरण, एक थिन लेयर सराउंडिंग अर्थ, यही क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। किसने बताया? मैक हाउस ने बताया। किसने बताया? मैक हाउस ने बताया। मैक हाउस ने बताया कि थिन लेयर सराउंडिंग अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। साहब हम बोल देंगे एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर गैसों का एक पूरा क्या है? आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, बोल दिया आपने। लेकिन उन्होंने आगे चलकर यह बताया कि ये थिन लेयर, मैंने पूछा कितना थिन लेयर है, ये भी बता दो। बोले साहब 32,000 किलोमीटर थिन है। कितना थिन है? 32,000 किलोमीटर। यानी एटमॉस्फेयर की थिकनेस उन्होंने कितनी बताई? 32,000 किलोमीटर बताई। कितनी बताई? 32,000 किलोमीटर। और एटमॉस्फेयर का निर्माण होने के बाद, एटमॉस्फेयर का निर्माण होने के बाद साहब आप समझो एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया और यहां वाटर वेपर्स का भी निर्माण हो गया। और वाटर वेपर्स का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर वर्षा भी होना आरंभ की। और जब वर्षा होना आरंभ की तो साहब ये जो ऊपरी परत है अर्थ की, ये ऊपरी परत जो अभी लिक्विड स्टेज में थी, धीरे धीरे यह अपना ताप खोना शुरू करेगी, क्योंकि पानी इसमें लिक्विड फेज में आया बहुत सारी वायुमंडलीय परिघटनाओं के कारण, और फिर लिक्विड फेज में अर्थ के सरफेस पर गिरा। और जैसे ही अर्थ के सरफेस पर गिरा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो पानी को एक लेटेंट हीट मिल गई, पानी पुनः वेपर में कन्वर्ट हो गया और कहां गया? एटमॉस्फेयर। कहां गया? एटमॉस्फेयर में। और ये करोड़ों साल तक यह प्रक्रिया चलती रही कि वायुमंडल में वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के कारण गैसियस फेज से पानी किस फेज में? लिक्विड फेज में पृथ्वी की सतह पर आता रहा
और फिर पृथ्वी की सतह से पुनः गैसियस फेज में वापस जाता रहा। ठीक है, इसे आगे चलकर हम लोग और डिटेल में समझेंगे, अभी तो रॉक में इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जाता आता रहा और इसके कारण पृथ्वी का ये ऊपरी परत जो आप देख रहे हैं, दिस अपर लेयर, ये अपर लेयर जो आप देख रहे हैं, इसने अपना तापमान धीरे धीरे क्या कर दिया, खोना आरंभ कर दिया। इसने अपना तापमान खोना आरंभ कर दिया और तापमान खोकर यह एक सॉलिड रूप धारण करना शुरू करता है, सॉलिड रूप धारण करना शुरू करता है और सॉलिड रूप धारण करके एक पतली ठोस परत का निर्माण करता है। और इसी पतली ठोस परत को आगे चलकर हमने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया साहब, क्रस्ट नाम दिया। क्या नाम दिया, क्रस्ट नाम दिया। क्या नाम दे दिया, क्रस्ट नाम दिया। और इस मैग्मा के ठोसीकरण से जो सबसे पहले चट्टान बनी, आरंभिक चट्टानें, यही सबसे पहले पृथ्वी पर इन्हीं का निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, मैग्मा के ठोसीकरण से। इसीलिए इन्हीं चट्टानों को हमने नाम दिया इग्नियस रॉक। क्या नाम दिया, इग्नियस रॉक नाम दिया। अच्छा, एक शब्द मुझे आपको क्लियर करना है, वो शब्द है मैफिक रॉक। क्या शब्द है, मैफिक रॉक। मैफिक रॉक, ये एक शब्द है, बड़ा जरूरी है। मैफिक रॉक, इसका मतलब समझिए। मैफिक रॉक का मतलब है नवजात आग्नेय चट्टानें, न्यू बॉर्न इग्नियस रॉक। पृथ्वी पर जब सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ या सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ, इस सॉलिड परत का निर्माण हुआ जो आगे चलकर क्रस्ट कहलाई, आगे चलकर क्रस्ट कहलाई, तो इस चट्टान को हमने नाम दिया मैफिक रॉक। यानी नवजात आग्नेय चट्टानों को हम मैफिक रॉक कहते हैं। न्यू बॉर्न इग्नियस रॉक इज नोन एज मैफिक रॉक। और प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान आई, यही चट्टान आई, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। अच्छा, यही मतलब कौन, इग्नियस रॉक है, इसीलिए प्राइमरी बोलते हैं। अब मां पहले आता है या बच्चा पहले आता है, तो एवरीबॉडी नोज कि मां पहले आएगी तभी बच्चे का जन्म संभव है। मां से याद आया भाई कि जीवन में याद रखना, तुम्हारे होने के, तुम्हारे अस्तित्व के सबसे पहले प्रमाण के रूप में वही है। हाँ, यहाँ आइए, तो प्राइमरी रॉक की बात कर रहे थे, तो प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे आगे चलकर मदर रॉक भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले यही रॉक आई और इसी रॉक से आगे चलकर बाकी अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, इसीलिए लोगों ने क्या नाम दे दिया इसे, मदर रॉक। अब आपको आई होप कि वो डेफिनेशन समझ में आई हो कि इग्नियस रॉक का मतलब समझ में आएगी। इग्नियस मींस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर। अब समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर से हमारा तात्पर्य क्या था, कि पिघले हुए चट्टानी पदार्थ यानी मैग्मा के ठोसीकरण से, सॉलिडिफिकेशन से एंड कूलिंग से जो रॉक बनती है वह रॉक कहलाती है इग्नियस रॉक। यानी हम कहें कि इट मींस द रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा और लावा, ये लावा एक नया शब्द है, मुझे आपको अभी इस बारे में बताना है। लावा इज टर्म्ड एज इग्नियस रॉक, कि वह चट्टान जो मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनती है, वह चट्टान क्या कहलाती है, इग्नियस रॉक कहलाती है। क्या कहलाएगी, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की अगर बात करें तो भाई इग्नियस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक को हम मदर रॉक भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही, क्यों मदर रॉक बोला, क्योंकि प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान आई है। मदर रॉक भी बोलते हैं, या इसी को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। मदर रॉक भी, प्राइमरी रॉक भी, यही प्राइमरी है, यही मदर है। इग्नियस रॉक ही प्रकृति में सबसे पहले आने वाली चट्टानों में से है। ठीक है साहब, मान लिया। दूसरी बात याद रखिएगा, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां चट्टानें उपलब्ध हैं, उनमें लगभग 85% चट्टानें इग्नियस टाइप की ही हैं। किस टाइप की हैं, इग्नियस टाइप की हैं। 85% टाइप्स ऑफ रॉक अवेलेबल इन द यूनिवर्स, इज ऑफ इग्नियस टाइप। 85% चट्टानें पूरे ब्रह्मांड में जो उपलब्ध हैं, चाहे मंगल हो या कि कोई अन्य ग्रह हो, जहां भी उपस्थित है, उनमें से 85% चट्टानें केवल किस तरह की है, इग्नियस रॉक टाइप की ही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। यहां पर मैंने वो स्टेटमेंट आपके लिए लिख रखा है कि नवजात इग्नियस रॉक को हम मैफिक रॉक कहते हैं, न्यू बॉर्न इग्नियस रॉक को हम क्या नाम देते हैं, मैफिक रॉक नाम देते हैं। तो जानते रहिएगा कि इन्हीं को हम मैफिक रॉक भी कहते हैं। बोल दिया साहब, मान लिया कि आग्नेय चट्टानें मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनी है, मैंने वो बात भी आपकी मान ली। मैग्मा और लावा का ठोसीकरण कैसे हुआ, तो यह भी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया, समझा दिया है। अब आते हैं हम इस बात पर कि आग्नेय चट्टानें भी कई प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती है। आप कहेंगे सर कि इग्नियस रॉक के भी टाइप होते हैं, मैंने कहा टाइप होते हैं अलग अलग, लेकिन हम आग्नेय चट्टानें को निर्माण के आधार पर, क्या आग्नेय चट्टानें बनी कैसे, इस बिहाफ पर हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं, और साथ में प्रतिशत सिलिका की मात्रा के आधार पर करते हैं। यानी हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। और आग्नेय चट्टानों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि आग्नेय चट्टानें ही कैसे बनी है। एक तो वो जो सबसे आरंभ में बनी थी, जब इस पृथ्वी पर कुछ भी ठोस नहीं था, तब वो जो सबसे पहली लेयर बनी थी। समझ में आ रहा है,
अच्छा, तब उसे मैफिक बोल दिया। उसके बाद भी तो बनी होगी ये मैग्मा, फिर भी ठंडा नहीं हुआ होगा क्या? उसके बाद नहीं हुआ होगा क्या? क्योंकि भीतर तो मैग्मा भरा हुआ था, तो बाद में भी ठंडा हुआ होगा। तो इस ठंडे होने की स्थिति के आधार पर हमने आग्नेय चट्टानों को आगे चलकर वर्गीकरण किया है। कैसे किया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आग्नेय चट्टानों का दो तरह से क्लासिफिकेशन हम करते हैं, एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और दूसरा करते हैं प्रतिशत सिलिका की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सिलिका अवेलेबल। दूसरा क्लासिफिकेशन हम इस बिहाफ पर करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगी कि साहब हमें बताइए कैसे करते हैं। आई होप कि आपको यह टर्म क्लियर हो गया होगा कि इग्नियस रॉक क्या है। इग्नियस रॉक क्या है? तो इग्नियस रॉक क्या है? मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टानें इग्नियस रॉक कहलाती है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या आया? दूसरा शब्द क्या आया कि न्यूबॉर्न इग्नियस रॉक को हम मैफिक रॉक कहते हैं। आगे चलकर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान आई, इसीलिए हम इसे मदर रॉक या प्राइमरी रॉक कहते हैं। आप आगे चलकर यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि साहब ये पृथ्वी की जो सॉलिड लेयर है, अर्थ की क्रस्ट है, सॉलिड परत है, इस परत का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। किससे हुआ है? आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। तो भैया ये सॉलिड परत बन गई, ये सॉलिड परत बन गई, लो बन गई। अब सॉलिड परत बन गई, लेकिन भीतर तो अभी भी मैग्मा है, भीतर तो अभी भी मैग्मा है। और किसी भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण अगर ये मैग्मा मान लो इस सॉलिड परत को तोड़ता हुआ बाहर आ जाए, तब यह मैग्मा लावा के नाम से जाना जाता है। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे से पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तब हम इसे लावा बोलते हैं। यानी मैग्मा को ही लावा कहा जाता है। लेकिन कब कहते हैं? जब वो सतह के नीचे जब तक है तब तक वह मैग्मा है, लेकिन सतह के ऊपर आया तब वह किस नाम से जाना जाएगा? लावा के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? लावा के नाम से जाना जाएगा। आई होप कि आपको यह टर्म भी क्लियर हो गया हो। यानी मैं यहां अगर चाहूं तो एक बात यहां और लिख सकता हूं, और बात वो क्या है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है या आता है, तो उसे लावा कहते हैं। लावा कहते हैं। यानी ये टर्म आप डिफाइन करना चाहें तो अब कह सकते हैं कि मैग्मा या लावा के सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग से बनी रॉक इग्नियस रॉक है। प्रकृति में सबसे पहले यही चट्टान आई, इसीलिए इसे मदर रॉक, प्राइमरी रॉक कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितनी चट्टानें उपस्थित हैं उनका 85% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है। आगे चलकर आप यह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्मा क्या है? तो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, हाँ, द मोल्टेन रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस इज टर्म्ड एज मैग्मा। समझ में आ गई बात? चल, क्लियर है बात। अब आते हैं इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन पर। इग्नियस रॉक का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो करते हैं कि इग्नियस रॉक ही कैसे बनी है इस आधार पर, और दूसरा करते हैं परसेंटेज सिलिका के बिहाफ पर क्लासिफिकेशन। चलिए देर नहीं करते हैं और पहले क्लासिफिकेशन पर आते हैं। पहले क्लासिफिकेशन पर आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन अपना क्या है कि जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहला क्लासिफिकेशन उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर कि इग्नियस रॉक बनी कैसे है। जानते हैं, आपने बताया हमको कि साहब हाँ, पृथ्वी की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में क्या है? ये लो, ये सॉलिड क्रस्ट बन गई। ये सॉलिड क्रस्ट किसकी बनी हुई है? तो आपने बताया कि साहब ये क्रस्ट जो है ये बनी हुई है इग्नियस रॉक की बनी हुई है। मैंने मान लिया आपकी बात। लेकिन इस लेयर के जस्ट नीचे एक लेयर है जिसका नाम है, यहां देखो, यहां एक लेयर है जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम दिया था आपने? एस्थेनोस्फीयर। इसके नीचे मेंटल, इसके नीचे कोर। ऐसी स्थिति है। ये रहा आपका वो क्रस्ट, क्या रहा? क्रस्ट रहा। और ये रहा वो पिघला हुआ लेयर जो आज भी वर्तमान में आप देख सकते हैं। इसका नाम आपने दिया था एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम दिया था? एस्थेनोस्फीयर नाम दिया था ना। मोल्टेन मैग्मा लेयर यही तो था, मोल्टेन मैग्मा लेयर, आपने यही नाम दिया था। तो बता दिया कि साहब ये लेयर है, आपने इसे बोला था। ठीक है, अब सोचिए कि वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी, इसके नीचे को लेयर्स को जाने दीजिए भाई, इसके ऊपर ही बात कीजिए। तो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी ये मोल्टेन मैग्मा लेयर है। अगर किसी भूगर्भीय प्रक्रिया के कारण यह यहां से निकलता हुआ बाहर सतह पर आ जाए तो ठंडा होगा, तो जो रॉक बनेगी वो अलग तरीके की होगी, क्योंकि कूलिंग बड़ी तेजी से हो जाएगी उस मैग्मा की, बड़ी तेजी से कूलिंग होगी। अच्छा, अगर आप सोचिए कि वही मैग्मा यहाँ कहीं भीतर की तरफ यहाँ सॉलिडिफाई होकर लेयर की मोटाई बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यहाँ भी कम होगा। अच्छा, अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर, अर्थ का मतलब अर्थ के वायुमंडल का नहीं, एटमॉस्फेयर का नहीं, अर्थ के भीतर का तापमान धीरे धीरे खो रहा है। तो भैया ये मैग्मा यहाँ भी सॉलिड लेयर में जुड़ती जाएगी, ठोस होती जाएगी,
तो अलग तरह की आग्नेय चट्टान बनेगी, सतह पर आ जाएगी तो अलग बनेगी। अब आपको यही समझना है। क्या समझना है? इधर समझिए कि भाई इग्नियस रॉक उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो दो तरह की होती है। आप कहेंगे दो तरह की कौन सी? हमने कहा पहले को हम बोलते हैं एक्सट्रसिव रॉक या इरप्टिव रॉक या वोल्केनिक रॉक। मतलब जब यह मैग्मा इस क्रस्ट को तोड़ता हुआ, इस क्रस्ट को तोड़ता हुआ, इधर देखिए, इस क्रस्ट को तोड़ता हुआ कहां आ जाए? सतह पर आ जाए और यहां फैलकर क्या हो? ठंडा हो और चट्टान का निर्माण करे, तब यह पहली चट्टान एक्सट्रसिव कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सट्रसिव रॉक कहलाएगी, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक कहलाएगी। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर इग्नियस रॉक का निर्माण करे, तब वह इग्नियस रॉक एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक कहलाती है। लेकिन यह आएगा क्यों? तो हमने कहा भाई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, इसीलिए इसको नाम दिया इरप्टिव रॉक या वोल्केनिक रॉक। बात समझ में आ रही है? यानी अगर यहां चर्चा करनी हो तो आप देखिए कि यह मोल्टेन मैग्मा लेयर, ये मैग्मा लेयर, ये मैग्मा, ये पृथ्वी की क्रस्ट है, ये देखो ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट के लेयर को तोड़ता हुआ कहां? बाहर आ रहा है और बाहर आकर यहां ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर रहा है, तब आपने नाम दिया एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। क्या नाम दिया? एक्सट्रसिव। लेकिन भैया सतह के नीचे भी तो यहां मैग्मा ठंडा हो सकता है। जब सतह के नीचे, इस ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल का साइन है साहब, ग्राउंड लेवल के नीचे ठंडा होगा, तब इसे नाम देंगे हम, तब नाम देंगे हम इंट्रसिव इग्नियस रॉक। क्या नाम देंगे? इंट्रसिव इग्नियस रॉक। यानी आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? पहली कौन सी होती है? पहली की चर्चा अगर आप करें, पहली की चर्चा करें तो पहले को हम बोलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, या इसी को इरप्टिव या वोल्केनिक रॉक बोला जाता है। दूसरी जो है उसे बोलते हैं इंट्रसिव। इंट्रसिव का मतलब जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा हो तो कौन सी बनेगी? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, और जब सतह के नीचे ठंडा हो तब बनेगी इंट्रसिव रॉक। क्या बनेगी? इंट्रसिव। यानी आप अगर इस चित्र को मैं थोड़ा सा इसका सेक्शन कट कर लेता हूं, ऐसा आपके लिए एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा ऐसे सेक्शन कट कर लेता हूं। लो साहब, हम ऐसे सेक्शन कट कर लेते हैं इसका, सॉरी, हम यहां तक का सेक्शन कट कर लेते हैं, यहां तक का, और इसे ऐसे दिखा लेते हैं। हम ये सेक्शन कट करके बाहर अलग से बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं साहब। तो आप देखिए ये रहा वो क्या? पूरा अर्थ का ये, हाँ, सॉलिड लेयर वाला ऊपर वाला भाग, दिस इज ग्राउंड लेवल, सतह यही है पृथ्वी की, टॉप सरफेस। बात समझिए, टॉप सरफेस ये है, और ये वो 33 किलोमीटर तक की मोटाई वाला लेयर, ये जो पूरा लेयर देख रहे हैं आप, इस लेयर को क्या नाम दे रहे हैं? क्रस्ट नाम दे रहे हैं। ये सॉलिड लेयर है। इसके नीचे वो मोल्टेन मैग्मा की लेयर। आप समझिए कि यही लेयर कौन सी है सर? वो क्रस्ट यही है। इसके नीचे यहां वो पिघले हुए मैग्मा वाली लेयर यहां नीचे है, दिस इज मैग्मा लेयर, और इस लेयर को आप बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। दिस लेयर इज मोल्टेन मैग्मा लेयर, और इसी मोल्टेन मैग्मा लेयर को बोलते हैं आप एस्थेनोस्फीयर। ये देखो मोल्टेन मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, इसे आप क्या बोलते हैं? कौन सी लेयर है? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। बोल दिया साहब। ये रही पृथ्वी की सतह और ये रही वो सॉलिड लेयर। बात समझ रहे हैं? लेकिन जब अब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो कि इस क्रस्ट में, इधर समझिए, इस क्रस्ट में कोई दरार पड़ जाए, कोई दरार पड़ जाए, आप जानते हैं कि अंदर दाब ज्यादा होगा, तो यह मैग्मा इस परपटी को तोड़कर बाहर आना चाहेगा। तो तोड़कर अगर बाहर आना चाहता है तो तोड़कर बाहर आने के लिए तो साहब ऐसी स्थिति होगी, तोड़कर बाहर आने के लिए ऐसी स्थिति होगी। ये तोड़कर जैसे ही बाहर आएगा, इस लेयर को तोड़कर जैसे ही बाहर आएगा, ये देखो इस लेयर को तोड़कर जैसे ही बाहर आएगा, बात समझिए, इस लेयर को तोड़कर बाहर आना चाहेगा और जैसे ही तोड़कर बाहर आएगा, ये देखिए यहां से तोड़कर बाहर आएगा तो इधर सतह की तरफ, सतह पर फैलना चाहेगा और फैलकर क्या करेगा? यहां 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 फैलकर ठंडा होगा। यहां फैलकर क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। बात ध्यान से समझिए, यहां चलेगा और यहां फैलकर क्या होगा साहब? ठंडा होगा। इधर भी ऐसी ही स्थिति बनाइए, इधर ऐसे, ये इधर चलकर क्या होगा? फैलेगा और फैलकर क्या होगा? ठंडा होगा। लेकिन देखो साहब, यहां तक तो नाम हम जो देते हैं, ये पृथ्वी की सतह के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे, तब तक इसका नाम है मैग्मा। क्या नाम है? मैग्मा। लेकिन जैसे ही ये सतह के ऊपर आया, इसका नाम बदल गया। क्या नाम हो गया? लावा। क्या नाम हो गया? लावा। यहां भी बोल दीजिए, क्या हो गया? लावा नाम हो गया। क्या नाम हो गया साहब? लावा। अब समझिए कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा होता है तो यहां जिस चट्टान का निर्माण होता है, उस चट्टान को आप वॉल्केनिक या एक्सट्रसिव या इरप्टिव रॉक बोलते हैं। इरप्टिव रॉक। लो साहब, पहला मिल गया। और जब मैग्मा साहब इस लेयर के नीचे, यानी अर्थ के क्रस्ट के नीचे, इधर सॉरी, हाँ, अर्थ के क्रस्ट के
नीचे इधर कहीं ठंडा होगा, देन दिस रॉक इज नोन एज इंट्रसिव रॉक। इंट्रसिव रॉक क्या बोलेंगे? इंट्रसिव रॉक बोलेंगे। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर बना, हाँ, ठंडा होकर लावा के रूप में ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करता है, तब एक्सट्रसिव बोलते हैं आप। और जब सतह के नीचे ठंडा होता है तब बोलते हैं आप इसे, क्या बोलते हैं साहब? तब आप इसे बोलते हैं इंट्रसिव इग्नियस रॉक। अब बड़ी दिक्कत की बात है, आप कहेंगे साहब क्या दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत बताइए। मैंने कहा जब मैग्मा, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से, इस सरफेस है ग्राउंड लेवल का साइन बना हुआ, सतह से कम गहराई पर ठंडा हो, कम गहराई पर, यहां कहीं बहुत कम गहराई पर ठंडा हो रहा है, बहुत कम गहराई पर, हाँ बहुत कम गहराई पर ठंडा होता है, तब जो रॉक बनती है, इस रॉक को हम बोलते हैं हाइपाबाइसल। क्या बोलते हैं? हाइपाबाइसल रॉक। क्या बोलते हैं? हाइपाबाइसल रॉक। और जब बहुत गहराई पर नीचे कहीं ठंडा हो तब हम इसे बोलते हैं क्या? डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक। यानी अगर चर्चा का विषय देखा जाए तो आप समझिए कि पृथ्वी की सतह के ऊपर मैग्मा ठंडा हुआ लावा के रूप में, तो चट्टान बनी, तो वॉल्केनिक रॉक या इरप्टिव रॉक, या उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रसिव रॉक बोलते हैं। और सतह के नीचे गया तो इंट्रसिव बोलते हैं। ये देखो दूसरी रॉक कौन सी है? इंट्रसिव। लेकिन इंट्रसिव रॉक भी अब दो प्रकार से होगी। जब मैग्मा सतह से कम गहराई पर ठंडा होगा तब हम बोलेंगे हाइपाबाइसल, और जब बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होगा तब हम बोलेंगे डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलेंगे? डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। आपसे एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी रॉक का कौन सा उदाहरण होगा। उदाहरण पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, किसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि भाई वॉल्केनिक रॉक का उदाहरण बता दीजिए। तो जो सबसे फेमस उदाहरण है वॉल्केनिक रॉक का वो है बैसाल्ट। क्या है? बैसाल्ट। दूसरा है ट्रैप, हाँ, और तीसरा जो हमें आपको देखने को मिलता है साहब वो है प्यूमिस। क्या है? प्यूमिस। यह सब वॉल्केनिक रॉक के सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है, तो आप ये चुन सकते हैं। यहां चर्चा कीजिए। अगर हाइपाबाइसल रॉक का एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो सबसे फेमस एग्जाम्पल हाइपाबाइसल रॉक का एक है जिसका नाम है डोलेराइट। क्या नाम है? डोलेराइट। ये याद रखिएगा, इसी के चार भाई हैं, अतापी बतापी की तरह, नाम ही कंफ्यूजन में आ जाता है। डोलेराइट, डोलोमाइट, डियोराइट, डाइटोमाइट। तो साहब ये डोलेराइट लिखा है मैंने, बात समझ में आई? अच्छा, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक के उदाहरण में अगर चर्चा करनी हो, किसकी चर्चा करनी हो? डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक के उदाहरण में अगर चर्चा करनी हो तो सबसे बड़ा नाम आता है ग्रेनाइट का। किसका नाम आता है? ग्रेनाइट का। दूसरा नाम आता है पेग्माटाइट का। तीसरा नाम आता है गैब्रो। चौथा नाम आता है साइनाइट। क्या नाम आता है? साइनाइट। और पांचवा नाम आता है डियोराइट। ये देखो डियोराइट। ये सबसे प्रमुख उदाहरणों में से है। यानी अगर हम चर्चा का विषय देखें, आप इनके नाम बड़े तेजी से याद रखिएगा, अगर हम चर्चा में देखें तो डीप सीटेड प्लूटोनिक जो है, प्लूटोनिक रॉक, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से देखो बहुत नीचे ठंडा हो रहा है और जब चट्टान का निर्माण करे तो वह चट्टान डीप सीटेड प्लूटोनिक कहलाती है। सतह के नीचे बनेगा, देखो इधर ऐसे ऐसे तुम क्लासिफाई कर लो, जब मैग्मा, इधर देखिए, जब मैग्मा कहां? पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा हो रहा है, इधर देखो, कुछ नहीं कहिए, दिस इज ग्राउंड लेवल। ऐसे साइन बना लेते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा सा हम तुम्हारे लिए थोड़ा आसान कर देते हैं, चीजों को थोड़ा आसान कर देते हैं। क्या करते हैं? जब मैग्मा, देखो जब मैग्मा, ये रही सतह, ये रहा ग्राउंड लेवल, ठीक, ग्राउंड लेवल। जब मैग्मा सतह के ऊपर, ये रहा ग्राउंड लेवल, सतह के ऊपर ठंडा हो रहा है, ये देखो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहां ठंडा हो रहा है, तब हम इसे बोलते हैं एक्सट्रसिव रॉक, एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। ये पहला नाम दे दीजिए। और जब सतह के नीचे यहां कहीं ठंडा हो रहा है, ये देखिए सतह के नीचे ठंडा हो रहा है, सतह के नीचे यहां मैग्मा ठंडा हो रहा है, तब हमने इसे नाम दिया इंट्रसिव इग्नियस रॉक, जब मैग्मा अर्थ सरफेस से नीचे ठंडा हो रहा हो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अर्थ सरफेस से कम गहराई पर ठंडा होगा तब नाम देंगे हम हाइपाबाइसल, और अर्थ के सरफेस से बहुत अधिक गहराई पर नीचे ठंडा होगा तब नाम देंगे डीप सीटेड प्लूटोनिक। यही बात मैंने आपसे कही है। तो इग्नियस रॉक अब कितने प्रकार की हुई साहब? इग्नियस रॉक की बात करो दो प्रकार की, एक तो एक्सट्रसिव या इरप्टिव या वॉल्केनिक रॉक। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करे तब आप उसे नाम देते हैं एक्सट्रसिव, इरप्टिव या वॉल्केनिक। और जब सतह से बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होगा तब नाम देंगे इंट्रसिव। बहुत अधिक गहराई पर नहीं, सतह के नीचे ठंडा होगा तब नाम देंगे इंट्रसिव। अब सतह के नीचे कहां ठंडा हो सकता है? कम गहराई पर ठंडा हो तो हाइपाबाइसल, बहुत अधिक गहराई पर हो तो डीप सीटेड प्लूटोनिक। इसी बात को मैंने जस्टिफाई करने के लिए इस चित्र का सहारा लिया कि इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा कि सतह से, इधर देखो,
दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल साइन, दिस इज ग्राउंड लेवल साइन। ग्राउंड लेवल के ऊपर लावा के रूप में ठंडा हुआ, देन वॉल्केनिक इरप्टिव या एक्सट्रेसिव। सतह के नीचे ठंडा हुआ, देन इंट्रसिव इग्नियस रॉक। इंट्रसिव इग्नियस रॉक कितने प्रकार की? दो प्रकार की, हाइपाबाइसल जब कम गहराई पर, जब बहुत गहराई पर डीप सीटेड प्लूटोनिक। इनके उदाहरण इस तरफ लिखे हैं, जैसे वॉल्केनिक रॉक का उदाहरण है बेसाल्ट ट्रैप प्यूमिस, ठीक। अच्छा, हाइपाबाइसल रॉक का उदाहरण है डोलेराइट, ठीक। अच्छा, अगर हम चर्चा करें डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक की, तीन के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, पिग्माटाइट है, गैब्रो है, साइनाइट है, डिगोराइट है। ये आपको सारी कहानी अगर समझ में आ गई है तो इसका मतलब है कि आपको इग्नियस रॉक समझ में आ रही है। चलिए, यहां मैंने इग्नियस रॉक का पहला वो रूप एक्सप्लेन किया है, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक। क्या बताया कि द इग्नियस रॉक फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा, पोरिंग ऑफ मैग्मा। ये देखो, मैग्मा को ही क्या लिखा मैंने? लावा। लावा कब कहते हैं मैग्मा को? जब सतह के ऊपर आ जाए। लावा ऑन अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टानें क्या कहलाएंगी? एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक या वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, या एक और नाम है इनका इरप्टिव, इरप्टिव रॉक, इरप्टिव इग्नियस रॉक। आप ये बोल दीजिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब समझिए, पृथ्वी की सतह पर आने के बाद मैग्मा का कूलिंग रेट बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजी से ठंडा होगा। अब बहुत तेजी से ठंडा होगा तो साहब उसके क्रिस्टल बहुत कम माप के बनेंगे, बहुत बारीक बनेंगे। अगर आपको घर पे ये टेस्ट करना है तो आप एक काम कीजिएगा, ये टेस्ट करना है तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा शुगर लीजिएगा, चीनी समझते हैं, पिघला लीजिएगा। पिघला लेने के बाद एक तो उसे ले जाके डीप फ्रीजर में डाल दीजिएगा और एक ऐसे बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखिएगा और दोनों में ठंडा करके देखिएगा। जब आप डीप फ्रीजर वाले को निकालेंगे बाहर ना, तो साहब उसके रवे कण बहुत बारीक बनेंगे, जबकि इधर जो बाहर ठंडा किया इसका ज्यादा, हाँ क्या होगा? इसका क्या होगा? इसके कण थोड़े बड़े बनेंगे, पार्टिकल्स बड़े बनेंगे, क्रिस्टल्स बड़े बनेंगे। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग आगे चलकर क्या करता है? रॉक के टेक्सचर को डिफाइन करेगा। तो मैं यहां अगर एक बात कहूं तो देखो कि पृथ्वी की सतह पर बड़ी तेजी से ठंडा होगा, सतह के नीचे तो ठंडा होने में समय लगेगा। तो यहां देखो, सिंस द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ लावा इज वेरी हाई, सो द टेक्सचर ऑफ कौन सा? एक्सट्रेसिव वॉल्केनिक या इरप्टिव रॉक इज वेरी फाइन ग्रेन्ड। क्या लिखा? इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन। कैसा होगा? एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन, अति महीन रवेदार। इसीलिए यहां बोला कि इस चट्टान के निर्माण के समय लावा का भूतल पर ठंडे होने की दर अधिक होने के कारण इसका गठन कैसे होता है? गठन कैसे होता है? अति महीन रवेदार होता है। उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उदाहरण कौन है? बेसाल्ट है, ट्रैप है, प्यूमिस है। ये इनके उदाहरण है साहब, ये इनके उदाहरण है वॉल्केनिक रॉक के। अब दूसरे रॉक पर आइए। दूसरा रॉक इंट्रसिव रॉक। कौन सा? इंट्रसिव। इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए बनाया था, तो आप इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए इधर, इंट्रसिव रॉक। इंट्रसिव रॉक का मतलब क्या है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हो तो हम उसे इंट्रसिव रॉक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन ये चट्टान दो प्रकार की होगी, एक तो हाइपाबाइसल, एक प्लूटोनिक। एक हाइपाबाइसल, एक प्लूटोनिक। हाइपाबाइसल होगी और दूसरी क्या होगी? प्लूटोनिक रॉक होगी। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं हाइपाबाइसल की। हाइपाबाइसल रॉक की अगर बात करें तो हाइपाबाइसल रॉक में देखो, इधर कूलिंग ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस एट शैलो डेप्थ। जब मैग्मा कम गहराई पर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण करे, पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर, तब हम उसे हाइपाबाइसल बोलते हैं। यहां रेट ऑफ कूलिंग सोचो, सतह से थोड़ा कम होगा, सतह से थोड़ा कम होगा, तो यहां क्रिस्टल थोड़े और बड़े बनेंगे। इसका मतलब मैं कहूंगा कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज मीडियम, मीडियम कूलिंग होती है। इसीलिए इनका टेक्सचर जो बनता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए जो इनका टेक्सचर बनता है फाइन ग्रेन्ड, ग्रेन्ड लिखना है, ग्रेनाइट नहीं लिखना है, फाइन ग्रेन्ड, एक सेकंड, फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन बनेगा। कैसा बनेगा? फाइन ग्रेन्ड, हाँ फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन बनेगा। फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन टेक्सचर बनेगा, यानी यहां थोड़ा ज्यादा मैग्मा को कूल होने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग मीडियम होगी, तो टेक्सचर थोड़ा और बड़ा बनेगा। इसीलिए इनको हम फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन। इनका उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डोलेराइट। क्या है? डोलेराइट। नेक्स्ट इज कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ग्रेटर डेप्थ। जब मैग्मा, हाँ इधर समझिए, अत्यधिक गहराई पर, पृथ्वी की सतह से अत्यधिक गहराई पर ठंडा हो, तब हम उसे नाम देते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या नाम देते हैं? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक का मतलब होता है पाताल संबंधी, यानी बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होने का मतलब है
कि भाई मैग्मा जब बहुत अधिक गहराई पर ठंडा होगा, जिस चट्टान का निर्माण होगा उसका नाम होगा प्लूटोनिक रॉक। क्या नाम होगा? प्लूटोनिक रॉक। नाउ यहां देखो, सतह से बहुत अधिक गहराई पर जब मैग्मा ठंडा होगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा ठंडा होने में। रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी स्लो, वेरी स्लो, बहुत धीमा होगा। और इसीलिए इनका टेक्सचर जो बनता है, इस तरह की रॉक का जो टेक्सचर बनता है, इस तरह की रॉक का टेक्सचर देखो कैसा बनता है, कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन बनता है। और इनके उदाहरण कौन है? ग्रेनाइट है, डियोराइट है। मैं और उदाहरण लिख देता हूं, लो साहब और उदाहरण लिख देता हूं, ये ईटीसी हटाते हैं और उदाहरण लिख देते हैं। ग्रेनाइट, डियोराइट, हाँ, साइनाइट, गैब्रो, पेग्माटाइट, पेग्माटाइट, ये सब इनके उदाहरण हैं। तो आप बता सकते हैं कि साहब ये सब उदाहरण हैं। जानते हैं कोडरमा, झारखंड में एक जगह है कोडरमा, जहां से अभ्रक मिलता है। वो अभ्रक जानते हैं किस तरह की चट्टानों से मिलता है? इसी पेग्माटाइट टाइप की चट्टान से मिलता है। कोडरमा झारखंड में एक जगह है जहां से अभ्रक, अभ्रक जानते हैं ना, बॉक्साइट, एल्यूमिना का एस्क, वो इसी पेग्माटाइट की चट्टान से, पेग्माटाइट की चट्टान से प्राप्त होता है। तो जानते रहिएगा ये पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेंटेंस, पूरा टर्म क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं हम अगले क्लासिफिकेशन पर। इग्नियस रॉक का अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सिलिका अवेलेबल, प्रतिशत, उपलब्ध प्रतिशत सिलिका की मात्रा के आधार पर, प्रतिशत सिलिका की मात्रा के आधार पर। और जब हम इस आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इग्नियस रॉक 4 प्रकार की आती है। आप कहेंगे सर ये आधार आपने अपनाया ही क्यों, क्लासिफिकेशन का यह आधार आपने अपनाया ही क्यों? मैंने कहा भाई, जब हम अर्थ का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो अर्थ में 3 लेयर्स देखने को मिलती है। पहली लेयर देखने को मिलती है सियाल, क्या देखने को मिलती है? सियाल। दूसरी देखने को मिलती है सीमा, और तीसरी देखने को मिलती है निफे। 3 लेयर्स देखने को मिलती है। और आपको पता है कि जितनी इग्नियस रॉक है, क्रस्ट वस्ट वाला पूरा पोर्शन इसी रीजन में पड़ रहा है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट सियाल में ये क्या है? सिलिका है। क्या है? सिलिका। और ये दूसरा पार्टिकल क्या है? हाँ, एल मतलब एल्यूमिना है। क्या है? एल्यूमिना। और तीसरे में देखो सिलिका मैग्नीशिया, हाँ, थर्ड लेयर सॉरी दूसरी लेयर सिलिका मैग्नीशिया, तीसरी लेयर निकल फेरस। तो आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, आई होप। और इसी कारण से आप कहिए, इसी कारण से हमने क्या किया कि अर्थ पर जो चट्टाने इग्नियस रॉक है उनका हमने इस सिलिका की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया है। क्या बोलिए, ये क्या दिक्कत हो गया? हाँ जी, ठीक है। तो हमने किस आधार पर वर्गीकरण किया? इस एसआई का मतलब क्या है? इस एसआई का मतलब है सिलिका। क्या मतलब है? सिलिका, यानी SiO2। हमने इसीलिए सिलिका की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो बताया कि सिलिका की मात्रा के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो इग्नियस रॉक 4 प्रकार की आती है। कितने प्रकार की आती है? 4 टाइप्स। पहला देखने को मिलता है एसिडिक रॉक। क्या देखने को मिलता है? एसिडिक रॉक। जब किसी भी इग्नियस रॉक में, याद रखिएगा एसिडिक रॉक, जब किसी भी इग्नियस रॉक में सिलिका की परसेंटेज क्वांटिटी 70 से 80% या उससे भी ज्यादा हो, 70 to 80% या उससे भी ज्यादा हो, तब हम इस तरह की रॉक को एसिडिक रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहे तो ग्रेनाइट इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा है रियोलाइट। रियोलाइट और ग्रेनाइट ये इग्नियस टाइप की ही रॉक है। और किस तरह की श्रेणी में आती है? ये आती है एसिडिक इग्नियस रॉक की श्रेणी में। किसमें आती है? एसिडिक इग्नियस रॉक की श्रेणी में। दूसरी बात कीजिए, जब सिलिका की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% हो, 60 से 70% हो, तब हम इस तरह की इग्नियस रॉक को इंटरमीडिएट चट्टान कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं एंडेसाइट और साइनाइट। इस बार इस क्लासिफिकेशन से DSSB के पेपर में प्रश्न आए थे, मतलब अभी रिसेंट जो एग्जाम गए हैं उसमें। तो इंटरमीडिएट रॉक बोलते हैं कब? जब सिलिका की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% हो। ऐसे चट्टानों के उदाहरण कौन है? एंडेसाइट है, साइनाइट है, ये उदाहरण है। ये इग्नियस टाइप के रॉक के ही उदाहरण है जिनमें एंडेसाइट और साइनाइट इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक रॉक। तीसरा, जब किसी भी इग्नियस रॉक में सिलिका की प्रतिशत मात्रा 45 से 60% हो, 45 से 60% हो, तब हम उसे बोलते हैं बेसिक रॉक, यानी क्षारीय चट्टानें, जिनमें उदाहरण के तौर पर गैब्रो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कौन सा है? गैब्रो। गैब्रो इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात करते हैं, गैब्रो तो है ही है, साथ में किसकी? डोलेराइट की कुछ वेराइटीज, सारा डोलेराइट नहीं, डोलेराइट की कुछ वेराइटीज किसके अंतर्गत आती है? इसके अंतर्गत आती है, बेसिक रॉक। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा बेसिक रॉक।
जब किसी इग्नियस रॉक में सिलिका की प्रतिशत मात्रा 45% से भी कम हो तो हम इसे अल्ट्रा बेसिक रॉक बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर बेसाल्ट, ट्रैप, डोलेराइट, डोलेराइट की सारी वैरायटीज इसमें आती हैं। अब मान लो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया और दोनों ऑप्शन में है, कौन कौन से, आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि डोलेराइट निम्न में से किस प्रकार की चट्टान है, और ऑप्शन में बेसिक भी है और अल्ट्रा बेसिक भी है, तो भैया आप केवल अल्ट्रा बेसिक चुनेंगे। कौन सा चुनेंगे? अल्ट्रा बेसिक चुनेंगे। बात समझ गए? क्या चुनेंगे? अल्ट्रा बेसिक। एक बात और जानते रहिए, आप कहेंगे साहब वो क्या है, वो भी बता दो। हमने कहा जब कभी ये अल्ट्रा बेसिक ऑप्शन में ना मिले तब डोलेराइट को आप बेसिक रॉक की श्रेणी में रख दीजिएगा, आपका जवाब सही होगा। ठीक, आई होप कि पूरा इग्नियस रॉक और इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रॉक, दूसरी रॉक। और दूसरी रॉक जो अपनी है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। किसकी चर्चा करेंगे हम? सेडिमेंट्री रॉक की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? सेडिमेंट्री रॉक की चर्चा करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक अपनी दूसरी रॉक। हाँ भाई, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक तीन तरह की, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सो वी हैव टू टॉक ऑन सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, इस पर अब चर्चा हम करेंगे। ठीक, अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक है क्या? अब आपके दिमाग में ये बात चल रही है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि साहब ये सेडिमेंट्री रॉक बनी कैसे होगी। चलिए हम थोड़ा इस चर्चा पर चलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक पर, और इस कहानी को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। थोड़ी बात समझिए। आपने हमसे कहा कि साहब प्रकृति में सबसे पहले जो चट्टान आई वो इग्नियस रॉक आई थी। कौन सी आई? इग्नियस रॉक आई थी। आपने हमसे कहा कि साहब इग्नियस रॉक प्रकृति में सबसे पहले आई। मैंने कहा हाँ आई थी, बात सही है, मान लिया मैंने कि इग्नियस रॉक प्रकृति में सबसे पहले आई थी। लेकिन जब ये चट्टान आई तो इस चट्टान पर अब वायुमंडल ने अपना प्रभाव डालना शुरू किया। वायुमंडल ने प्रभाव डालना शुरू किया और कई सारे कारक मिलकर इसे नष्ट करने पर लगे रहे कि इसका विघटन करा दे, इसे डिटेरियोरेट करा दे, समाप्त कर दे। प्रकृति का यही नियम है, यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं रहने देते लोग। हाँ, वायुमंडल इसी इग्नियस रॉक को, जब प्रकृति में सबसे पहले यही रॉक बनी तो इसको भी स्टेबल नहीं रहने देना चाहता था, फिर इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल डालकर इसको विघटित करने का काम शुरू कर चुका। यहां समझिए, ये इग्नियस रॉक जब सबसे पहले आई तो इस पर काम करना शुरू किया वेदरिंग एजेंसीज ने। वेदरिंग एजेंसी मतलब वायुमंडलीय कारकों ने, जो इसके विघटन का, इसके विनाश का कारण बनेंगे, उन्हें हम वेदरिंग एजेंसी कह रहे हैं। वेदरिंग एजेंट बोल देते हैं, ज्यादा सही है, वेदरिंग एजेंट बोल देते हैं। और इन वेदरिंग एजेंट ने इस पर काम करना शुरू किया। इन वेदरिंग एजेंट ने काम करना शुरू किया। भाई कितने प्रकार के वेदरिंग एजेंट होते हैं, हमें बताइए। वेदरिंग एजेंट में कौन कौन आता है? तो 4 प्रकार के वेदरिंग एजेंट होते हैं। पहला होता है फिजिकल वेदरिंग एजेंट, जैसे सन, दूसरा रेन, तीसरा फ्रॉस्ट, समझ पा रहे हैं, चौथा विंड। सन, रेन, फ्रॉस्ट, विंड, ये सब वेदरिंग एजेंट, फिजिकल वेदरिंग एजेंट के एग्जांपल है। दूसरा आता है केमिकल वेदरिंग एजेंट। केमिकल वेदरिंग एजेंट, केमिकल वेदरिंग एजेंट में आता है एसिड रेन, केमिकली एक्टिंग फ्लूइड, रासायनिक रूप से सक्रिय तरल पदार्थ, वो इसमें आते हैं। तीसरा आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट। बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट, बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट, बात समझ रहे हैं? तो बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट अगला एग्जांपल आता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट में ऑल लिविंग बींग्स, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक शब्दों का भी मतलब आपको समझ में आएगा, लेकिन धैर्य रखने के बाद। ऐसे आपको तेजी से क्विक रिवाइज कराना होता तो मैं करा चुका होता अब तक। हाँ, बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट, इसमें ऑल लिविंग बींग्स आएंगे, सभी जीवित, पेड़ पौधे से लेकर हम आप कहेंगे सर पेड़ पौधे ये भी जीवित हैं क्या? हमने कहा हाँ भाई, जेसी बोस साहब ने तो यही बताया था ना, जगदीश चंद्र बसु साहब ने आपको। चलिए, तो ये बता दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल, ऑल लिविंग बींग्स। और चौथा आता है मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट, जिसमें सबसे बड़ा नाम किसका है? फ्रिक्शन का है। किसका है? फ्रिक्शन का। तो ये फ्रिक्शन, ये सब मिलके इस चट्टान को विघटित कराते हैं, छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, और यह प्रक्रिया कहलाती है वेदरिंग। क्या कहलाती है? वेदरिंग कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेदरिंग। क्या कहलाती है? वेदरिंग। यानी पहले प्रकृति में सबसे पहले आग्नेय चट्टान कोई आई, उस चट्टान पर वेदरिंग एजेंट ने अपना प्रभाव डाला। वेदरिंग एजेंट इन द सेंस वायुमंडल ने अपना प्रभाव डाला, प्रभाव डालकर इनको विघटित कर दिया, और यह विघटन की प्रक्रिया कहलाई वेदरिंग। यानी वेदरिंग इज द प्रोसेस जो रॉक को छोटे छोटे कणों में तोड़कर अलग करती है, डेट्रियोरेट कराती है। तो ये वेदरिंग हो गया। वेदरिंग के बाद जो ये प्रोडक्ट मिला, वेदरिंग के बाद जो ये प्रोडक्ट मिला, अरे भाई वेदरिंग के बाद जो विघटित पदार्थ मिला उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। हाँ, या प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। ये जो सेडिमेंट मिला साहब, ये सेडिमेंट अब यही हाँ
पैरेंट रॉक पर जिसका विघटन हुआ है उसी के ऊपर जम जाए और फिर से सॉलिड में तब्दील हो जाए, सॉलिड फॉर्म में, रॉक फॉर्म में तब्दील हो जाए, तो भैया रेजिडुअल सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होगा। और अगर उसे कोई माध्यम मिल जाए और वो एक जगह से बहता हुआ दूसरी जगह चल जाए, यानी उसका क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, क्या हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है या किसकी किसकी वजह से हो सकता है, जैसे बहता हुआ जल, हवा, ग्रेविटी फोर्स, इन सब की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद यह ट्रांसपोर्टेड मटेरियल एक जगह से चलकर कहीं दूसरी जगह जमाव दिखाए, डिपोजिशन हो जाए, क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाए, जमाव दिखाए। और जमाव दिखाने के बाद साहब ये कॉम्पैक्ट हो जाए, क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, तो भैया जिस चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। बोल दिया जाएगा सेडिमेंट्री रॉक, बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक। और ये सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण की यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले से उपस्थित किसी चट्टान का वेदरिंग हो, वेदरिंग के बाद वेदर्ड पार्टिकल जिसे सेडिमेंट कहते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो या ट्रांसपोर्टेशन ना हो, दोनों अवस्थाएं, और वो आगे चलकर कहीं क्या करे, डिपॉजिट करे, जमाव दिखाए, और जमने के बाद वह कॉम्पैक्ट लेयर में तब्दील हो जाए, कॉम्पैक्ट और सॉलिड लेयर में तब्दील हो जाए, तो साहब जिसका निर्माण होगा वह क्या कहलाएगी, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। आप कहेंगे सर सॉइल भी तो ऐसे ही बनता है, फिर सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक में अंतर क्या है, सॉइल और सेडिमेंट्री रॉक में अंतर क्या है, ऐसे ही तो बनता है, फिर अंतर क्या है, उसमें भी तो यही मामला है। हमने कहा भैया इधर देखो, यहां कॉम्पैक्ट होकर सॉलिड में तब्दील हो रही है और वो सॉइल लूज पार्टिकल्स के तौर पर होती है, इसीलिए उसे सॉइल बोलते हैं, इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक, फिलहाल अभी उस डेफिनेशन पर बाद में चलेंगे। अभी अपने को काम सिर्फ क्या है, छोटी सी बात करनी है, हाँ छोटी सी बात करनी है। हम लोग इधर चलते हैं, उस बात का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। आइए थोड़ा सा मतलब समझते हैं। यानी सेडिमेंट्री रॉक को अगर आपसे कहना हो तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग कोई भी रॉक हो। ऐसा थोड़े है कि एक बार इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गई तो सेडिमेंट्री पर वायुमंडल अपना प्रभाव नहीं डालेगा, या ऐसा थोड़े कि जिसका एक बार कट गया दोबारा नहीं कटेगा, दोबारा भी कटता है भाई, बहुतों का कटता है। सेडिमेंट्री रॉक देखो, पहले से उपस्थित, पहले प्रकृति में सबसे पहले कौन सी चट्टान आई, आग्नेय, उसका विघटन होकर सेडिमेंट्री बनी। अब सेडिमेंट्री का भी विघटन होगा और नई सेडिमेंट्री बनेगी। बात समझ गए? तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कट गया तो दोबारा नहीं कटने वाला, इसका भी होगा। मतलब इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, कोई भी चट्टान जो पहले से उपस्थित है, इस चट्टान पर कौन काम करेगा, वेदरिंग एजेंट काम करेंगे, और इसकी वजह से इसका क्या होगा, वेदरिंग होगा। क्या होगा, वेदरिंग होगा। और फिर ये जो वेदर्ड पार्टिकल्स हैं, वेदर्ड पार्टिकल जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सेडिमेंट बोल रहे हैं, इन सेडिमेंट का क्या होगा भैया, ये होंगे सेडिमेंट, और इन सेडिमेंट का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से जिम्मेदार तत्व हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रनिंग वाटर, बहता हुआ जल, भाई रनिंग वाटर, बात समझिए, विंड, और कौन हो सकता है, और हो सकता है कौन साहब, हाँ ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, इन सब के माध्यम से इनका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये रनिंग माध्यम है। जैसे आपको, आप है मान लीजिए वेदर्ड पार्टिकल, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए कोई बस चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, हाँ साइकिल चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो आप यहां से वहां तक चलकर जाएंगे कैसे, जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, वही माध्यम कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो यहां देखो, मीडियम मिल जाने के बाद इनका हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद भाई इनका होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद इनका होगा डिपोजिशन। क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और डिपोजिशन होने के बाद ये जो पार्टिकल है लेयर बाय लेयर जम जाएंगे, लेयर बाय लेयर जमने के बाद साहब ये सॉलिड फॉर्म में तब्दील होंगे। सॉलिड फॉर्म में तब्दील होंगे तो वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगा। और ये सेडिमेंट्री रॉक आगे चलकर फिर से इसका भी विघटन होता है, और इसका विघटन होकर पुनः नई सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, और यही पूरी साइक्लिक रोटेशन रॉक फार्मिंग, सेडिमेंट्री रॉक फार्मिंग साइकिल कहलाती है। कह लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण को थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे कहूंगा, मैं तो ऐसे ही डिफाइन करूंगा। कैसे डिफाइन करूंगा भाई, देखो एक लाइन की डेफिनेशन, एक लाइन की डेफिनेशन, बस ध्यान से सुनते और देखते चलिएगा। हाँ, यहां नजर हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति है, तो नजर मत हटाइएगा, एकदम बनाए रखिएगा। क्या बात कर रहे हैं, द रॉक फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। कह रहे हैं कि वह चट्टान जो वेदरिंग के बाद प्राप्त
पदार्थों के जमाव डिपोजिशन से बनती है, आप उसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। अब प्रकृति में सबसे पहले आई थी इग्नियस, लेकिन इग्नियस के बाद दूसरी जो चट्टान बनी वह बनी कौन? सेडिमेंट्री। इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, द्वितीयक चट्टान। इग्नियस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। यानी अवसादी चट्टानों को यानी सेडिमेंट्री रॉक को हम द्वितीयक चट्टान सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। प्राइमरी रॉक कौन था? इग्नियस। ये कौन सा है? सेकेंडरी रॉक है, याद रखिएगा। क्या है ये? सेकेंडरी रॉक। अब आपको पता है कि कुछ इग्नियस रॉक, या ऐसे समझिए, मान लो फॉर एग्जांपल कोई इग्नियस रॉक रही होगी, उसका डिकम्पोजिशन हुआ, वेदरिंग हुआ, वेदरिंग के बाद एक सेडिमेंट्री रॉक बन गई। लेकिन अभी सेडिमेंट्री रॉक का भी विघटन होता है और नई प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। तो आपको ये टर्म थोड़ा समझना है मेरे साथ। इस टर्म का मतलब क्या है कि समटाइम्स सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट इनटू अ न्यू सेडिमेंट्री रॉक विच इज नोन एज सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी, क्या बोलेंगे साहब? सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक। यानी कई बार सेडिमेंट्री चट्टानें खुद ही विघटित होकर नई प्रकार की सेडिमेंट्री चट्टान का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, आप कहेंगे सर अच्छा एक बार इग्नियस का डिकम्पोजिशन हुआ, सेडिमेंट्री बन गई, सेडिमेंट्री का डिकम्पोजिशन हुआ, सेकेंडरी सेडिमेंट्री हो गई। अब क्या ये सेकेंडरी सेडिमेंट्री जो बनी इसका विघटन नहीं होगा? हमने कहा अब चाहे जितनी बार डिकम्पोजिशन हो उसको नाम यही देंगे, सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक। टर्म समझ में आ रहा है? प्राइमरी रॉक इग्नियस, सेकेंडरी रॉक सेडिमेंट्री। लेकिन जब सेडिमेंट्री का विघटन होकर नई सेडिमेंट्री बने तब सेकेंडरी सेडिमेंट्री, तब सेकेंडरी सेडिमेंट्री। कहानी आई थिंक समझ में आई हो आपको? ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट का लगभग क्रस्ट तो समझ गए ना? क्रस्ट तो समझ गए, पृथ्वी की उस बाहरी ठोस परत का जिसका सरफेस एरिया 51,00,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है, 51,00,72,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस क्रस्ट का लगभग 75% भाग किससे ढका हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से। याद रखिएगा, मेरे साथ आपको थोड़ा धैर्य बना के बैठना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी मजा आएगा। आपको एक एक शब्द का मतलब क्लियर होगा, लेकिन आपको धैर्य दिखाना पड़ेगा। धैर्य के बिना हमारे साथ मजा नहीं आने वाला आपको। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे थे। तो हमने यहां बताया कि पृथ्वी की सतह लगभग 75% अवसादी चट्टानों से ही बना है, मान लिया। अब आइए, मैंने एक स्टेटमेंट और यहां लिख रखा है कि बेसिकली ओशियन बेड्स इज आल्सो मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिलो विच बेसाल्ट रॉक इज प्रेजेंट। कह रहा है कि भैया समुद्र की तली भी अवसादी चट्टानों की बनी है, लेकिन इस अवसादी चट्टान के नीचे बेसाल्ट है। हाँ, तो वही बेसाल्ट है। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, आइए यहां, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉइल इनटू अ रॉक इज टर्म्ड एज लिथिफिकेशन। सॉइल क्या है? बात ध्यान से समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। सॉइल क्या है? वो लूज वेदर्ड पार्टिकल्स जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, अगर वही सॉलिड में तब्दील हो जाएं और रॉक में कन्वर्ट हो जाएं, तो यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक सॉइल कन्वर्ट होती है किसमें? रॉक में, उसे हम लिथिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब टर्म अपना अगला है, थोड़ा सेडिमेंट्री रॉक्स को हमें डिटेल में समझना चाहिए। चलिए समझते हैं, देर नहीं करते हैं, समझते हैं। ये कोई प्री एग्जिस्टिंग रॉक है। प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब चाहे सेडिमेंट्री हो सकती है, इग्नियस हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, कोई भी हो सकती है। हमने आपको प्रकृति की शुरुआत से बताना शुरू किया है। अभी वर्तमान स्थिति में मानिए आज कोई चट्टान है, तो चाहे वो इग्नियस हो, चाहे सेडिमेंट्री, चाहे मेटामॉर्फिक, चाहे जो हो, आज कोई चट्टान है। इस चट्टान का क्या होगा? इस चट्टान का साफ क्या होगा? वेदरिंग या इरोजन। वेदरिंग या इरोजन क्या है? वेदरिंग या इरोजन वह प्रक्रिया है जिसके या जिसमें वेदरिंग एजेंट्स के कारण रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में विघटन होता है, और विघटन होने के बाद विघटन होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं। सेडिमेंट क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। गाद, हिंदी में गाद या अवसाद बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। अब इस सेडिमेंट के साथ क्या होगा साहब? ये सेडिमेंट तो मिल गया, अब इस सेडिमेंट का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, हो सकता है ना भी जाए, नहीं जाएगा तो रेजिडुअल होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ले जाने वाले कौन होंगे? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। कौन लोग ले जाएंगे इसको? ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इसको मिलेगा तो भैया एक जगह से दूसरी जगह चल देगा, और जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आगे चलकर क्या दिखाएगा? जमाव दिखाएगा, डिपोजिशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डिपोजिशन।
डिपोजिशन 4 प्रकार का होता है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। क्या दिखाएगा? डिपोजिशन। डिपोजिशन के बाद ये जो पार्टिकल्स हैं ये लूज कंपैक्टेड पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट हो जाएं। क्या हो जाएं? कॉम्पैक्ट हो जाएं। और देखो भैया, अगर ये लूज पार्टिकल्स ऐसे ही पड़े रह गए सॉइल का निर्माण होगा, लेकिन जब ये कॉम्पैक्ट होकर सॉलिड में, रॉक में तब्दील कर जाएं लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से, हाँ, या कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कॉम्पैक्ट हो रहे हैं और सॉलिड में तब्दील हो रहे हैं, तो जिसका निर्माण होगा वह सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। सेडिमेंट्री रॉक भी क्या करती है भाई? कई बार विघटित होकर नई प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील होती है और ये पूरा साइक्लिक रोटेशन ऐसे ही चलता रहता है, जिसे हम रॉक फॉर्मिंग साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक फॉर्मिंग साइकिल कहते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आइए चर्चा पर, एक एक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे वेदरिंग एजेंट्स, ये कितने प्रकार के होते, कैसे होते, कैसे काम करते हैं। चलिए पहला चर्चा यहां समझिए, पहला चर्चा समझिए थोड़ी देर के लिए। पहला स्टेटमेंट, मान लीजिए कि ये कोई रॉक थी, तो सबसे पहले इसका क्या हुआ साहब? रॉक थी, इसका क्या हुआ? विघटन हुआ। विघटन होने के बाद वेदर्ड पार्टिकल्स मिले, हाँ, वेदर्ड पार्टिकल मिले और एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जल के माध्यम से देखो ये ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट होके आए तो एक जगह से दूसरी जगह आने के बाद यहाँ डिपॉजिट कर गए। डिपॉजिट करने के बाद ये देखो इनका कॉम्पैक्शन हुआ और कॉम्पैक्शन होने के बाद सीमेंटेशन यानी लिथिफिकेशन की प्रक्रिया हुई तो रॉक का निर्माण हो गया। ऐसे ये आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, मैं थोड़ा अपने शब्दों में समझाता हूं, लेकिन इसके पहले हम लोग को एक एक शब्दों का मतलब समझना है। भाई सबसे पहला जो शब्द समझना है वेदरिंग एजेंट समझना है, जिनकी वजह से विघटन होते हैं। तो वेदरिंग एजेंट्स कुल मिलाजुलाकर कितने प्रकार के होते हैं साहब? वेदरिंग एजेंट्स की बात करूं तो वेदरिंग एजेंट्स जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, जिनकी वजह से चट्टानों का विघटन होता है। पहला है फिजिकल वेदरिंग एजेंट। क्या है? फिजिकल वेदरिंग एजेंट, भौतिक विघटन कारक। फिजिकल वेदरिंग एजेंट जैसे सन, रेन, विंड, फ्रॉस्ट। आपके दिमाग में आएगा कैसे सर, कैसे काम करेंगे बताइए हमको। हमने कहा साहब मानो ये मानो ये कोई चट्टान है, ऐसे पहले से उपस्थित कोई चट्टान है। दिस इज अ रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से उपस्थित कोई चट्टान है, बात खत्म। हाँ, या सिर्फ आप रॉक लिख दीजिए तब भी इतनी बात होगी। ये कोई रॉक है, ये रॉक का सरफेस है। अब क्या है देखिए, पहला वेदरिंग एजेंट, पहला वेदरिंग एजेंट फिजिकल वेदरिंग एजेंट में रेन ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए? रेन। हाँ, रेन ले लीजिए। आप जानते हैं वर्षा कब कही जाती है? जब पृथ्वी के वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर 10.5 mm से 6 mm की बूंदों के रूप में जल पहुंचता है तो यह रेनफॉल कहलाता है। आप ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ चली वर्षा की बूंदें स्फेरिकल क्यों होंगी? पता है ना, सरफेस टेंशन की वजह से 10.5 से 6 mm की रेन ड्रॉप है। और ये कहाँ चली? सतह की तरफ। कहाँ चली? सतह की तरफ। ये रॉक किसका बना हुआ है? मिनरल्स का बना हुआ है। तो इसके मिनरल एक दूसरे से ऐसे बंधे होंगे, ऐसे बंधे होंगे, ऐसे बंधे होंगे। और ये कहा भाई हमारा ये वाटर की बूंद इधर से चली सतह की तरफ। जब चली तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है तो एनर्जी भी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv², इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। और इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो आएगा और यहाँ टकरा जाएगा इस मिनरल के साथ, इस रॉक के साथ। जैसे ही टकराया इस रॉक से, अगर इस रॉक के पार्टिकल, ये देखो इस रॉक के पार्टिकल से टकराया, जैसे ही रॉक से टकराए अगर इसका पार्टिकल इतनी मजबूती के साथ इसके साथ आसपास के मिनरल्स के साथ बंधा है कि भैया ये इस काइनेटिक एनर्जी को झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं झेल पाएगा तो ये उखड़ कर कहाँ आ जाएगा? बाहर। कहाँ जाएगा? बाहर। जैसे आपके घर के आंगन में आप देखिए, मिट्टी का अगर आंगन हो आपका तो बड़ी साफ सुथरी मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही पानी बरसता है तो पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालता है। पानी तो साफ बरसता है लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी गंदा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की लेयर को वो विघटित करा रहा होता है उस काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से। ये भी कराएगा, विघटित कराएगा और ये पार्टिकल आ गया बाहर। हो गया क्या? वेदरिंग हो गया। ये मिला वेदर्ड पार्टिकल सेडिमेंट, और सेडिमेंट मिला तो समझिए जो वर्षा का जल है इसे मिलेगा एक ग्रेडियंट। क्या मिलेगा? ग्रेडियंट। और भैया इधर जिधर ढाल है उधर ही ये पार्टिकल को लेकर अपने साथ चल दिया, हो गया ट्रांसपोर्टेशन। यहां आ गया वो पार्टिकल और यहां आने के बाद जहां पानी का वेग कम हुआ खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिजियोकेमिकल एक्टिविटी के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, किसी कारण बस ये यहां तली पर लेयर बाय लेयर क्या करना शुरू कर दे? जमना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? जमना शुरू कर दे। लो साहब, हो गया डिपोजिशन। और अगर जमाव के बाद यह जमाव के बाद एक सॉलिड लेयर में तब्दील होना शुरू कर दे सीमेंटेशन और लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से, तो किसका निर्माण हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक का। किसका निर्माण होगा? सेडिमेंट्री रॉक का। इसका मतलब
फिजिकल वेदरिंग एजेंट में पानी समझ में आया कैसे वेदरिंग कराता है, कैसे सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करता है। एक जरूरी सूचना है आपके लिए, जब किसी सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण के समय बहता हुआ जल, ये रनिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका निभाता है, तब उस सेडिमेंट्री रॉक को हम एक्वस रॉक बोलते हैं, जलीय चट्टान। क्या बोलते हैं? जलीय चट्टान बोलते हैं। क्या बोलेंगे साहब? जलीय चट्टान बोलेंगे। याद रखिएगा, एक्वस रॉक कब बोलेंगे? जब किसी भी सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण के समय ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका कौन निभाए? बहता हुआ जल, तब उसे एक्वस रॉक बोलते हैं। यानी कहानी यहां थोड़ी क्लियर हो गई आपको। क्या बता रहे थे हम आपको? हमने कहा कि भैया स्थिति क्या थी? स्थिति क्या थी? बहते हुए जल से कैसे रॉक का निर्माण हो सकता है, मतलब वर्षा से कैसे रॉक का निर्माण हो सकता है। अब थोड़ा दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ देखिए और सोचिए कि भैया क्या है? सन है। सन कैसे रॉक का निर्माण करेगा? हमने कहा ये देखो, ये इधर देखो, ये है किसी रॉक का टॉप सरफेस। अब ये रॉक बना है किससे? मिनरल से मिलकर बना है। और यहां है सन। कौन है? सन। सन से पृथ्वी पर आती है इंफ्रारेड रेज, और जो अपने साथ क्या ले आती है? हीट। क्या ले आती है? हीट। यानी पृथ्वी के सतह पर सन द्वारा क्या प्राप्त होता है? आपको हीट प्राप्त होता है। सूरज से हीट ले आने का काम जो करती है वो कौन करती है? आईआर रेज करती है, इंफ्रारेड रेज। मैं ऐसे पूरा लिख रहा हूं, इंफ्रारेड रेज करती है। यही हीट कैरी करती है। क्या कैरी करती है? हीट ले आती है। अब हीट ले आएंगी तो साहब पृथ्वी का यह सतह का ये ऊपरी भाग, यहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और सतह के नीचे यहां थोड़ा देखो, यहां टेम्परेचर क्या होगा? यहां टेम्परेचर थोड़ा कम ही होगा। यहां तापमान ज्यादा हो गया, यहां तापमान कम हो गया। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण साहब ये चट्टान का ऊपरी भाग टूटकर, थर्मल स्टेसिस के कारण टूटकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और अलग हो गया तो हो गई वेदरिंग। अब ये अलग हुआ पार्टिकल कहां? कहीं जाकर इकट्ठा होकर डिपॉजिट हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, रॉक का निर्माण करे, देन सेडिमेंट्री रॉक। कहानी समझ में आई? अच्छा, आपके दिमाग में ये बात भी होगी कि सर हाँ, ये एसिड रेन कैसे काम करता है, थोड़ा मुझे बताइए। केमिकल वेदरिंग एजेंट में देखो, आपको एक बात मैंने बताई वेदरिंग एजेंट में, क्या? सन। दूसरा बताया आपको रेन। सन का समझ में आया, सन कैसे वेदरिंग कराता है। अच्छा, टेम्परेचर, हाँ, या सेकेंडरी स्ट्रेसेस को जनरेट करके। रेन कैसे कराएगा? रेन की वजह से कैसे होगा? रेन की वजह से भी बता दिया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉस्ट और विंड की वजह से। फ्रॉस्ट भी क्या करता है? कोहरा या तुषार क्या करता है? भाई चट्टानें पूरी तरह सॉलिड तो होती नहीं, ये चट्टान है, तो ये चट्टान में सॉलिड मिनरल्स हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं वाइड होता है। इन वाइड्स में आकर पानी की बूंदें भर जाती हैं, ओस की बूंदें भर जाती हैं, और ठंडा होकर जब ये बर्फ में तब्दील होंगी तो इनमें क्या होगा? बर्फ में तब्दील होंगी तो क्या होगा? बर्फ का वैल्यूम, यानी लिक्विड से सॉलिड फेज में जाने पर पानी का वैल्यूम बढ़ता है। वैल्यूम बढ़ेगा तो ये आसपास के कणों पर दबाव बनाएंगे और उन्हें तोड़कर अलग कर देंगे, वेदरिंग करा देंगे। और वेदरिंग होने के बाद वेदर्ड पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, लिथिफिकेशन, सेडिमेंट्री रॉक। समझ गए? चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल वेदरिंग एजेंट। दूसरा क्या है? केमिकल वेदरिंग एजेंट। कौन सा? केमिकल वेदरिंग एजेंट। केमिकल वेदरिंग एजेंट की बात करो तो केमिकल वेदरिंग एजेंट में देखो, रेन जो है वो फिजिकल में आती है, लेकिन केमिकल वेदरिंग एजेंट में आती है एसिड रेन। क्या आती है? एसिड रेन। जब किसी वर्षा के जल का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड रेन। क्या बोलेंगे साहब? एसिड रेन। ठीक। अच्छा, या कोई केमिकली एक्टिंग फ्लूइड, आप इसे क्या बोलेंगे? हाँ, केमिकल वेदरिंग एजेंट। साहब ये कैसे काम करते हैं? मैंने कहा कैसे काम करते हैं ये जानना है तुमको, चलो देखते हैं हम लोग। एक काम समझिए, ये कोई रॉक है। क्या है? रॉक। मैं थोड़ा ऐसे ग्रेडियंट वाइज बनाता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ये कोई रॉक है, और ये रहे रॉक के वो मिनरल्स, रॉक के वो मिनरल्स जो एक दूसरे के साथ बंध कर उस सॉलिड रूप को प्राप्त कर चुके हैं। बंधे रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये बॉन्ड से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहां से साहब, यहां से एसिड रेन की बूंदें चल रही, एसिड रेन। ये इसके पास मास कितना है? m। वेलोसिटी कितनी है? v। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। आने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो इधर। लेकिन इसका एक और दिक्कत है, एसिड रेन, इसका पीएच वैल्यू भी 5.5 से क्या है? कम है। तो साहब जैसे ही यहां आएगा, एक तो वो
कोलिजन के कारण अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या होगा, इसके साथ जो बॉन्ड बने हैं ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और ये पार्टिकल निकल कर कहां आना चाहेगा, बाहर। लेकिन एक तो इसका पीएच कम होने की वजह से भी ये इसके बॉन्ड पर को तोड़ने का प्रयास करेगा और बॉन्ड को तोड़कर पार्टिकल को बाहर लाएगा। और पार्टिकल को बाहर लाएगा तो फिर पार्टिकल आ गया बाहर, हो गई वेदरिंग। अब हो जाए ट्रांसपोर्टेशन, जल को ग्रेडियंट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जल का बहाव का दबाव, हाँ, या बहाव की रफ्तार कम होगी तो पानी की इस लेयर में पार्टिकल ये क्या करेगा, यहाँ तली पर डिपॉजिट होने लगेगा। और डिपॉजिट होने के बाद सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन हो गया। डिपोजिशन होने के बाद अब क्या होना है साहब, डिपोजिशन होने के बाद ये पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्ट होकर चट्टान में तब्दील हो जाएं तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण हो गया। आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हो रहा है, ठीक। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया हो कि कैसे होता है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। किसी के घर के फर्श पर बहुत ढेर सारा मोटा सा लेयर, सॉलिड तरीके का लेयर जम गया हो। किसका, मान लीजिए किसी क्ले पार्टिकल्स का जम गया हो। घरों में जमता है ना, मार्बल वार्बल टाइल्स वाइल्स पर, तो लोग क्या करते हैं, हार्पिक ले आते हैं या कोई एसिड ले आते हैं और उसके ऊपर डालते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हो वो एकदम क्या हो चुका है, ऊपर फफोले के रूप में इकट्ठा हो गया। और फिर उसको वाइप कर देते हैं, साफ हो जाता है। क्या हुआ है, इस पार्टिकल ने नीचे वाली परत के साथ अपने आप को बांध लिया था, लेकिन आपने जैसे ही उसके ऊपर एसिड डाला वो बॉन्ड टूट गया और पार्टिकल अलग। तो दूसरा वेदरिंग एजेंट होता है केमिकल वेदरिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट। इसमें जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब आते हैं, जैविक विघटन कारक सब आते हैं, ऑल बायोलॉजिकल। हाँ, बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट में जितने भी लिविंग बींग हैं वो सब आते हैं, वो सबके सब आते हैं। अच्छा, ये सबसे, हाँ, कैसे आप समझेंगे कि कैसे क्या है ये, हमने कहा रे कुछ नहीं करना, ये समझो ये कोई चट्टान है, यहां कोई पेड़ जो है, हाँ, ये कोई पेड़ है, लो साहब ये इसके ऊपर है। यू ऑल नो दैट। इसे ऐसे ना बना के हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे तुम्हारी भाषा में बना लेते हैं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। लो, आपको पता है ये रहा वो पेड़, ये रहा वो पेड़ साहब, लो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जड़ें इस चट्टान में, इस रॉक में क्या है, बनी हुई है, गड़ी हुई है, रहने दीजिए। ट्रीज को डिफाइन करने का सबसे तरीका क्या है पता है, एक इंजीनियर, अगर इंजीनियर से पूछा जाए पेड़ क्या है तो मैं बताऊंगा कि ट्रीज आर कैंटिलीवर बीम ऑन अर्थ। ट्रीज जो है पृथ्वी पर एक कैंटिलीवर बीम की भांति व्यवहार करती है। आप कहें कैसे, अरे मैंने कहा ये देखो ये फिक्स एंड है ये, और ये एंड फ्री है। अरे ये पेन की तरह मान लो, ये पेन का एक सिरा आपने एकदम जकड़ रखा है, ना इधर रोटेट कर सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है, हो गया फिक्स एंड, और ये एंड फ्री। तो पेड़ कैसे हुए सर, कैंटिलीवर बीम ऑन अर्थ, रहने दीजिए कैंटिलीवर बीम। लेकिन अब सोचिए थोड़ी तीव्र हवाएं चल रही हो, इधर से विंड चल रही हो, विंड वेलोसिटी ज्यादा हो, तो ये विंड इसे क्या करना चाहेगी, ये देखो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ओवरटर्न करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, ओवरटर्न कराना चाहेगी। ये विंड इसे एक ओवरटर्निंग मोमेंट देगा। लेकिन यहां जो रॉक है, ये रॉक इसे एक रेजिस्टिव मोमेंट देता है। क्या देता है, ओवरटर्निंग, और ये रेजिस्टिव मोमेंट। जैसे ही ऐसी स्थिति पैदा होगी कि भैया ये रेजिस्टेंस वाला मोमेंट इस ओवरटर्निंग से कम हुआ, ये पेड़ ऐसे पलट जाएगा, और पलटेगा तो यहाँ जितने रॉक के पार्टिकल हैं इनको तोड़ तोड़ कर अपने साथ अलग कर देगा। आपने ये गांव में देखा होगा पेड़ गिरने के बाद, हाँ, अलग कर देगा, हो गया साहब। पार्टिकल का मुख्य चट्टान से टूटकर अलग होना ही तो क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग हो गई। अब इस पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई माध्यम मिल जाए तो भैया ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो डिपोजिशन भी होगा, डिपोजिशन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण भी होगा, हो गया साहब। तो ये लिविंग बीइंग में पेड़ पौधे भी करते हैं। आप कहेंगे साहब हम लोग कैसे करते हैं, हमने कहा एक काम करो, तुम्हारे घर पे मम्मी ने अभी पोछा लगाया हो, जस्ट अभी, हाँ जस्ट अभी पोछा लगाया हो, और नंगे पांव तुम चले जाओ बाहर, जूता पहन के चले जाओ, अगर अच्छा नहीं लग रहा नंगे पांव जाने में तो तुम चले जाओ कहाँ, बाहर। और बाहर जाके वापस आओ तो तुम देखोगे कि जब कमरे में आओगे तो उस पोछे वाली फर्श पर तुम्हें पार्टिकल्स दिखाई देंगे, क्ले के, मड के, और मम्मी के हाथ में जूता है जी। क्यों, क्योंकि तुम बाहर गए हो। तो पंचिंग एक्शन के माध्यम से, एडिशन की वजह से आप उनके पार्टिकल्स को, कुछ पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को अपने पैरों के साथ उखाड़ कर चिपकाते हुए लेते आए और लाके कहां छोड़ दिए, फर्श पर। फिर क्या दिक्कत है, मम्मी उधर से जूता छोड़ दियो, तुम भागो, है जी। ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति आप समझिए, जितने लिविंग बीइंग है, पेड़ पौधे जानवर, सब ये भी विघटन कराते हैं, लेकिन इनका योगदान बहुत कम है, इसीलिए इनको बहुत हम बड़े वाइड पैमाने पर नहीं पढ़ते। अगला
मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट, मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट, मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट, हाँ ये अलग, हाँ वेदरिंग एक में है भाई, वेदरिंग एक में है, वेदरिंग एजेंट, मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट। अब मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट में फ्रिक्शन सबसे बड़ा कारण है। जैसे एक चट्टान को दूसरे चट्टान के ऊपर रगड़िए ऐसे, तो आप देखेंगे कि इस चट्टान का कण टूट टूट कर अलग होगा, अलग होगा। तो यही तो प्रक्रिया क्या है, मुख्य चट्टान का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर अलग होना ही वेदरिंग कहलाता है। तो कह दीजिए वेदरिंग के ये 4 कारण हैं, 4 प्रमुख कारण हैं, आप इन चारों कारणों को जानते रहिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करो कि भैया इस वेदरिंग के बाद जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, वेदर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, उस वेदर्ड का परिवहन कौन कराएगा? तो परिवहन कराने वाले जो हैं, ट्रांसपोर्टेशन के कारक जो हैं, बात समझ रहे हैं? ये 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है रनिंग वाटर, क्या है? रनिंग वाटर। दूसरा है विंड, तीसरा है ग्रेविटी फोर्स। ये 3 प्रमुख कारक हैं जो उस वेदर्ड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक, अच्छा, लेकिन एक बात का आपको याद रखना है, बड़ी जरूरी सूचना है कि जब किसी सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण में, ये देखो, इफ द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम इज रनिंग वाटर देन द सेडिमेंट्री रॉक इज नोन एज एक्वस रॉक। यानी जब किसी सेडिमेंट्री रॉक के निर्माण में क्या हो, बहता हुआ जल प्रमुख भूमिका निभाए, तब हम उसे एक्वस रॉक का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्वस रॉक। आई होप कि आपको ये कहानी क्लियर हो गई हो। अब आते हैं डिपोजिशन पर। डिपोजिशन भी 4 प्रकार का होता है साहब। डिपोजिशन मतलब वेदर्ड पार्टिकल का एक जगह से आकर दूसरी जगह जमाव दिखाना। तो ये भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला है रेजिडुअल डिपोजिशन। रेजिडुअल डिपोजिशन मतलब अवशेषी अवसाद। ये क्या है कि भैया जिस रॉक से, मान लो ये रॉक थी, इस रॉक का वेदर्ड पार्टिकल यहां इकट्ठा हुआ, तो ये कहीं गया नहीं है, इसी जगह फिर से डिपॉजिट हो गया। हाँ, ऐसे सॉइल बनती है तो रेजिडुअल सॉइल कहलाती है। मतलब जब वेदर्ड प्रोडक्ट पेरेंट रॉक पर ही, मतलब जिस रॉक से वो टूटकर अलग हुआ है, उसी रॉक पर डिपॉजिट होकर नई चट्टान में तब्दील हो या डिपॉजिट हो, तो इस तरह का डिपोजिशन क्या कहलाता है? इस तरह का डिपोजिशन रेजिडुअल डिपोजिशन कहलाता है। मतलब मैंने क्या लिखा कि द प्रोडक्ट ऑफ इज द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग, स्पेलिंग एरर कर दी इसने, इफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग if the product of weathering remains at parent rock and converted into 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 rock, then converted into a compact mass or rock, then this type of deposition is known as residual deposition। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस चट्टान से टूटकर पार्टिकल्स अलग हुए हैं उसी चट्टान पर ही जमाव दिखा रहे हैं, तो यह तरह का डिपोजिशन रेजिडुअल डिपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रेजिडुअल डिपोजिशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा डिपोजिशन का प्रकार है सेडिमेंट्री डिपोजिशन। सेडिमेंट्री डिपोजिशन मतलब जब कभी प्रोडक्ट ऑफ वेदर, या ऐसे कह लो, जब कभी जो आप वेदर्ड होने के बाद जो पार्टिकल्स मिले हैं, उन पार्टिकल का जमाव कहीं ग्रेविटी फोर्स की वजह से हो रहा हो, तो इस तरह के जमाव को हम सेडिमेंट्री डिपोजिशन कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में होगा सर थोड़ा समझाइए ना। मैं कहा देखो भाई, ऐसे समझो, नदी जैसे अपने साथ ढेर सारा वेदर्ड पार्टिकल बहा के एक जगह से दूसरी जगह ले आती है, लेकिन जहां नदी का क्या होता है, वेग कम होता है, वहां पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स की वजह से भारी पार्टिकल तली पर बैठने लगते हैं। देखा है? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स। तो अगर इस तरह का डिपोजिशन है तो भैया ऐसे डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिपोजिशन को हम बोलते हैं सेडिमेंट डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट डिपोजिशन। यानी इस तरह के डिपोजिशन का मुख्य कारण कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तीसरी बात करते हैं केमिकल डिपोजिशन। जब किसी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जैसे इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, फिजियोकेमिकल एक्टिविटी के कारण डिपोजिशन हो, तो ऐसे डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल डिपोजिशन। आपके दिमाग में होगा सर बताइए थोड़ा, तो क्या होता है केमिकल डिपोजिशन? मैं कहा पानी में नमक घोल दो,
और नमक घोलने के बाद इस पानी को उबालो तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, नमक तली पर बैठ जाएगा। ये किस तरह का जमाव हुआ? फिजियोकेमिकल एक्टिविटी, यानी केमिकल डिपोजिशन है। ये क्या है? केमिकल डिपोजिशन है। बात समझ गए? एक काम करो, चूना पानी में घोल दो और उसको ऐसे बाहर छोड़ दो। कुछ दिन बाद पानी इवापोरेट हो जाएगा, चूना तली पर बैठ जाएगा। यह भी क्या हुआ साहब? फिजियोकेमिकल एक्टिविटी। कौन सा डिपोजिशन? केमिकल डिपोजिशन। यानी जब कभी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण डिपोजिशन होता है तो उसे केमिकल डिपोजिशन कहते हैं। याद रखिएगा, जिप्सम का निर्माण, लाइमस्टोन का निर्माण, हाँ, इन सब का निर्माण जो होता है वो इसी तरह के डिपोजिशन से होता है। इसीलिए जिप्सम को केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। यहां ये बात करते हैं, देखो मैंने यहां मेंशन भी कर रखा है, जिप्सम, लाइमस्टोन, ईटीसी इज अ केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सब किस तरह के डिपोजिशन, हाँ, या किस तरह से इनका डिपोजिशन होता है? तो बताइए कि इनके डिपोजिशन का तरीका जो है वो क्या है? सिंपल आप बता सकते हैं क्या डिपोजिशन का तरीका है? तो पता चला भैया, केमिकल डिपोजिशन। इसीलिए इनको केमिकली डिपोजिटेड सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं या प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। डिपोजिशन का चौथा प्रकार है ऑर्गेनिक डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक डिपोजिशन। बहुत सूक्ष्म जीवों के कारण जब डिपोजिशन होता है तब इनको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसी को ऑर्गेनिक डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, अब हम चर्चा के अगले विषय पर चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के कुछ उदाहरण हैं, हम उदाहरणों को भी देखेंगे। जैसे सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक का सबसे सबसे प्रमुख उदाहरण सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, ट्रिपोली, कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, मडस्टोन, डोलोमाइट। बात समझ रहे हैं? क्या है? डोलोमाइट है। डाइटोमाइट, ये देखो डोलेराइट हाइपाबाइसल इग्नियस रॉक था। हाँ, डियोराइट प्लूटोनिक इग्नियस रॉक था। डोलोमाइट सेडिमेंट्री है, डाइटोमाइट सेडिमेंट्री है। बात समझ में आया? लैटेराइट, कायोलिन, सेल, इग्नाइट सिंगल, हाँ, और अगला वाटरबॉर्न पेबल्स, चाक, मैग्नेसाइट, कोलस्टोन। यह सब किस प्रकार के रॉक के उदाहरण है? सब सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हैं। ये सभी सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हैं, सभी के सभी सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण हैं। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब आते हैं इस बात पर, उदाहरण के तौर पर अगर बात करनी हो तो कुछ चर्चाएं हम लोग और करेंगे। चलिए थोड़ी चर्चा में आते हैं, थोड़ी बात और करते हैं और कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जो हम लोग को देखना था। क्या हिस्सा देखना था? सेडिमेंट्री रॉक क्या है? तो आपको पता चला कि रॉक फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। यानी वेदरिंग के बाद वेदर्ड पार्टिकल के जमाव के कारण बनी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक कहलाती है। प्रकृति में इग्नियस के बाद यह चट्टान आई, इसीलिए नाम दिया गया इसे सेकेंडरी रॉक। क्या कहा गया? सेकेंडरी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेडिमेंट्री रॉक पुनः विघटित होकर नई प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक में बदलती है, इसीलिए इसको हम, हाँ, उन रॉक्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक। बात समझ में आई? अच्छा, पृथ्वी की सतह का लगभग 75% भाग इसी तरह के रॉक से बना हुआ है। बात समझ में आ रही? ठीक है। नेक्स्ट चर्चा का विषय था कि भाई समुद्र की तली भी इसी तरह की रॉक की बनी थी। ठीक, और रॉक का, या ऐसे समझो वेदर्ड पार्टिकल जो लूज कंडीशन में थे, लूज कंडीशन में होते तो उनको सॉइल बोल देते, लेकिन जब वो कॉम्पैक्ट हो जाते तब सेडिमेंट्री रॉक कहलाते हैं। और लूज सॉइल पार्टिकल्स का रॉक में तब्दील होना लिथिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथिफिकेशन। आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए। अब आपको सेडिमेंट्री रॉक का पूरा कहानी समझ में आ रहा होगा कि पहले से उपस्थित कोई रॉक हो, उस पर वेदरिंग एजेंट्स अपना प्रभाव डालेंगे, फिर उसका वेदरिंग या इरोजन कराएंगे। वेदरिंग या इरोजन क्या है? पार्टिकल बाय पार्टिकल डिके ऑफ रॉक। और आपको क्या प्राप्त होगा? सेडिमेंट। उस सेडिमेंट का क्या हो? परिवहन आवश्यक नहीं है, हो सकता ना भी हो तो रेजिडुअल हो जाएगा, हाँ, परिवहन हो। और उसके बाद क्या हो? डिपोजिशन के बाद जो बनती है वो सॉइल होती है। लेकिन सॉइल का लिथिफिकेशन हो या कॉम्पैक्शन हो जाए और वो किस में तब्दील हो जाए? सॉलिड मास में, तब वो कहलाती सेडिमेंट्री रॉक। और कई बार सेडिमेंट्री रॉक पुनः इस प्रक्रिया से गुजरकर नई प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करती है, तब उन्हें सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। इसीलिए सॉइल की एक डेफिनेशन मैं लिखता हूं, मैं एक सॉइल की डेफिनेशन लिखता हूं। क्या डेफिनेशन लिखता हूं? थोड़ा मैं यहां थोड़ी सी बात कर लूं। मैं सॉइल की एक डेफिनेशन लिखता हूं और वो डेफिनेशन क्या है?
मैं सॉइल की एक डेफिनेशन लिखता हूं और वो डेफिनेशन क्या है, यहां देखो ऐसे लिखता हूं कि सॉइल इज या अनकंपैक्टेड सेडिमेंट्री रॉक। देखो कंपैक्ट हो जाएगी सेडिमेंट्री ही हो जाएगी। मैं एक डेफिनेशन ऐसे सॉइल की लिखता हूं कि अनकंपैक्टेड सेडिमेंट्री रॉक सॉइल कहलाती है। सॉइल रॉक इज टर्म्ड एज सॉइल, यानी यानी वह सेडिमेंट्री रॉक जिसका अभी तक क्या कॉम्पैक्शन नहीं हुआ है तो वह सॉइल कहलाएगी। कॉम्पैक्शन हो जाता है तब उसी को सेडिमेंट्री रॉक ही कहा जाता है। समझ गए? इसीलिए सॉइल के जब जियोलॉजिकल साइकिल को आप लोग पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है, रॉक, रॉक का क्या होगा, इरोजन, इरोजन, इरोजन के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। जियोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं ना सॉइल का, फिर क्या पढ़ते हैं, डिपोजिशन। ये देखो पूरी कहानी सेम है। और यहां एक टर्म पढ़ते अपहीवल, अपहीवल, अपहीवल। और ये पूरी कहानी ऐसे चलती है। ये सॉइल का जियोलॉजिकल रॉक फॉर्मिंग साइकिल है। तो अपहीवल का मतलब क्या है कि सॉइल के वो लूज, वो ये डिपॉजिटेड पार्टिकल जो अभी लूज कंडीशन में है, जब वो कंपैक्ट हो जाएंगे तो रॉक कहलाएंगे, लूज कंडीशन में है तो क्या कहलाते हैं, सॉइल कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ सॉइल के जियोलॉजिकल साइकिल में टर्म आता है अपहीवल। हाँ, अपहीवल का मतलब पार्टिकल अभी और कंपैक्ट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि हम ऐसे सॉइल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल का डिफिनेशन नहीं पढ़ना है, हमें रॉक का पढ़ना है। देन हम लोग की चर्चा का जो विषय था वो क्या था कि पता चला सेडिमेंट्री रॉक पढ़ना था। सेडिमेंट्री रॉक में सारे टर्म्स मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। समझ में आ गई बात कि ठीक है ऐसे सेडिमेंट्री रॉक बनती है, कहानी क्लियर है। अब नेक्स्ट चर्चा का विषय है, नेक्स्ट चर्चा का विषय है, क्या चर्चा का विषय था, टाइप्स ऑफ वेदरिंग एजेंट। वेदरिंग एजेंट के प्रकार की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, चारों को मैंने आपको समझा दिया है। आफ्टर देन, ये पेज खाली है, आफ्टर देन अपना जो वेदरिंग एजेंट के बाद आया टॉपिक वो आया ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के तौर पर बताया 3 तरह के होते हैं, रनिंग वाटर, विंड, ग्रेविटी फोर्स। इनकी कहानी समझ गए हो। आफ्टर देन अब जो हमको देखने को मिल रहा है वो डिपोजिशन के प्रकार है। और डिपोजिशन के प्रकार 4 प्रकार के डिपोजिशन होते हैं, मैंने चारों डिपोजिशन आपको बता दिए हैं। अब चर्चा करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण पर। उदाहरणों पर बात करनी हो तो सेडिमेंट्री रॉक के इतने उदाहरण हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक, इतने उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक के। अब देखो जैसे लैटेराइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसका विघटन हुआ तो एक सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक सिंगल बनती है। लेकिन जब सिंगल का विघटन होता है तो वाटर बॉर्न पेबल बनते हैं। क्या बनते हैं, वाटर बॉर्न पेबल। जैसे लैटेराइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसका विघटन होगा तो क्या बनेगा, सिंगल, सिंगल का होगा तो वाटर बॉर्न पेबल बनेगा। तो लैटेराइट सेडिमेंट्री है, इसका विघटन हुआ सेकेंडरी सेडिमेंट्री कहलाई ये सिंगल, और सिंगल का विघटन हुआ तो वाटर बॉर्न पेबल कहलाई ये भी सेकेंडरी सेडिमेंट्री रॉक ही होगी। तो याद रखिएगा ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स को आप बता सकते हैं। अच्छा, जितने जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, वो फॉसिल्स भी, जीवाश्म भी किस में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं। ठीक, आई होप कि आपको यहां तक की कहानी समझ में आई। अब इतना देर से आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं इस लेक्चर को एक और पार्ट में अभी बना रहा हूं और फिर से आप तक ये पहुंच जाएगा थोड़ी देर। आई होप कि आपको सारी कहानी यहां तक की समझ में आई हो और आप लोग सेशन को एंजॉय कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वह मुझ तक जरूर पहुंचाइए कि हाँ सर मुझे आपसे ये बात कहनी है, आपसे ये बात कहनी है। आप हम तक अपने सुझाव जरूर पहुंचाइए। और हम जो अगला लेक्चर लेके आ रहे हैं उसमें मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बात करेंगे, फिर रॉक के बाकी क्लासिफिकेशन करेंगे और आफ्टर देन हम चलेंगे कहाँ, हम चलेंगे साहब अपने नए टॉपिक क्वेश्चंस पर, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों पर। बस एक बात याद रखिएगा कि जीवाश्म जो है, कोयला इत्यादि, यह सब किस में मिलता है, पेट्रोलियम, कोयला, यह सब सेडिमेंट्री चट्टानों में ही मिलता है। क्लियर कहानी? चलिए, तो धन्यवाद, फिर मिलता हूं थोड़ी देर में आपसे विद इन 5 मिनट। थैंक यू।